ये जो संस्कार है हमारे जीवन में, जो 16 संस्कार, इन संस्कारों का अपना एक महत्व है। यह संस्कार जो किए जाते हैं ये व्यक्ति विशेष के नहीं किए जाते थे, ये संस्कार हमारे समाज के लिए होते थे, उन माता पिता के लिए होते थे जो विवाह के पश्चात उनको करने आवश्यक होते थे। यदि कोई माता पिता ये अपने पुत्र के अगर ये संस्कार नहीं करते हैं तो वो माता पिता के सदस्य नहीं होते हैं। और इन संस्कारों को करने का क्या उद्देश्य है वो भी मैं कुछ लिख के लाई हूँ। जैसे कि बताना चाहूँगी आपको कि ये संस्कार पहला जो संस्कार है गर्भाधान संस्कार, इसमें होता है कि हम उत्तम संतान कैसे प्राप्त की जाए उसके लिए गर्भाधान संस्कार किया जाता था। पुत्र प्राप्ति ही हो, हमारी जो संतान हो वह पुत्र ही हो, उसके लिए पुंसवन संस्कार किया जाता था। गर्भस्थ शिशु और उसकी माता की रक्षा के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता था। बालक का सुरक्षित व सरल तरीके से जन्म हो बिना ऑपरेशन के लिए, इसके लिए जातकर्म संस्कार किया जाता था। पुत्र को पहचान दिलाने के लिए उसका नामकरण संस्कार किया जाता है। सुरक्षा व सौंदर्य की दृष्टि से और उस बालक को हर्निया रोग आदि नहीं हो उसके लिए कर्णवेद संस्कार किया जाता था। बाह्य जगत में शिशु का परिचय कराने के लिए उसका निष्क्रमण संस्कार किया जाता था। बालक का स्वास्थ्य अच्छा रहे और उसको पौष्टिक भोजन मिले, इसके लिए उसका अन्नप्राशन संस्कार किया जाता था। चूड़ाकर्ण संस्कार स्वास्थ्य तथा सौंदर्य की दृष्टि से किया जाता था। विद्यारंभ संस्कार कि बालक को घर में माता परिवारजन शिक्षा दे सके, इसलिए विद्यारंभ संस्कार किया जाता था। और उपनयन संस्कार बालक शिक्षा के लिए उत्तम स्थान मिले, उत्तम गुरुजन मिले, इसलिए उसको उपनयन संस्कार करके गुरु के पास भेजा जाता था, पढ़ने के लिए भेजा था। वेदारंभ संस्कार विशिष्ट शिक्षा देने के लिए, हम सभी शिक्षा प्राप्त करते हैं, गुरु भी शिक्षा देते हैं, लेकिन इस दिन से उसको विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जाएगी, इसके लिए वेदारंभ संस्कार किया जाता था। केशांत संस्कार कि जब छात्र वापस अपने गुरु के यहाँ से जब आ रहा होता है उससे पूर्व सौंदर्य, मतलब वहाँ पर कोई बाल कटते आदि नहीं थे, उसके बाल बढ़ जाते थे, तो वहाँ पर उसके केशांत संस्कार होता था और गुरु को वह गोदान देता था, इसलिए कि जीवन में उसको दान का क्या महत्व है ये सिखाने के लिए संस्कार किया जाता था। फिर समावर्तन संस्कार, यह उसके जीवन का, जब तक ब्रह्मचर्य में रहा 25 वर्ष तक, तब तक उसने ये शिक्षा प्राप्त कर ली है। अब यह शिक्षा का लाभ और व्यक्तियों को देवे, जीवन में अपने जीवन में शिक्षा का महत्व बताने के लिए, दूसरों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए समावर्तन संस्कार किया जाता था। और विवाह संस्कार ये जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्कार होता था और अभी भी है। और यह संस्कार करने के पीछे जो उद्देश्य है, धर्म पालन करना, अतिथि सत्कार सिखाना, पुत्र प्राप्ति के लिए, धार्मिक कर्तव्य करने के लिए, दान आदि कार्य करने के लिए ही इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता था। अंत्येष्टि, जब जीवन में सभी इच्छा करते हैं कि हमको पुत्र की प्राप्ति हो, और जब ये पुत्र की प्राप्ति इसलिए की जाती है कि जब पिता की मृत्यु हो या तो उस पुत्र को अंत्येष्टि देना मुख्य कर्म होता था, तो इसके लिए यह संस्कार किया जाता था। आज जो हमारी जो संगोष्ठी का विषय भी है शिक्षा में संस्कार, इसमें मैडम बहुत अच्छा आपको बताएगी। इसके लिए थैंक यू, आप सब पधारे और लवली मैम का, रानी मैम का भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छा स्वागत उद्बोधन किया मैडम का, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में अभी बगोरा साहब पधारे, आपका भी स्वागत है। और भी विद्यार्थी हिंदी विभाग से आए हैं और संस्कृत विभाग के तो थे तेजेंद्र। मैं मैडम का मुख्य उद्बोधन के लिए प्रोफेसर रचना तेलंग मैडम, इनका थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा कि ये प्रधान विश्व गुरु विद्या परिषद के जो है ना अध्यक्ष हैं और मैडम ने बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त किए हैं। राजसमंद में प्रोफेसर पद पे रहे हुए हैं, राजसमंद कॉलेज में, और प्रिंसिपल भी रहे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप रिटायरमेंट हो गए उसके बाद भी देश के लिए कुछ करने की इतनी इच्छा है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और हर समय मुझे आगे होके कॉल करते हैं मैडम,
कि नारायण जी क्या हुआ नहीं हुआ, मैं क्या इधर कार्य की व्यस्तता होती है तो भी मैडम इस तरह से मतलब पूरा बराबर फॉलो करते रहते हैं कि क्या हुआ, अपने को कार्यक्रम करना है। तो बहुत अच्छा लगता है कि मैडम एक नए भारत का निर्माण करने के लिए बहुत ही कार्यरत हैं, लगे हुए हैं। और मैडम ने यहाँ पीछे इनका ऑफिस है, वहाँ पे एक लाइब्रेरी लगा रखी है। लाइब्रेरी में इन्होंने संस्कृत साहित्य रखा हुआ है, जबकि ये सोशियोलॉजी के हैं लेकिन संस्कृत साहित्य रख रखा है। तो ये एक संस्कृत के प्रति आपकी इतनी रुचि है और हमारे देश के प्रति इतना त्याग समर्पण है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा ये सोशियोलॉजी के हैं और यहाँ पे संस्कृत के सारे ग्रंथ मैंने देख के आया। मैडम ने सबको आमंत्रित भी किया था लाइब्रेरी के लिए पधारना, कोई आके पढ़ना चाहे तो भी पढ़े। तो अभी यहाँ पे भी ये मैडम का ये उद्देश्य है, मैं बता दूँ, मैडम खुद भी बताएंगे कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में अपना जो केंद्र है, ये केंद्र अपने यहाँ पे मैडम का विमोचन भी होगा अभी। तो विमोचन पहले करवा दें मैडम कि परिचय देने के बाद, हाँ, तो विमोचन भी होगा। तो अपना केंद्र जो है पूरे उदयपुर और पूरा उदयपुर संभाग का जो है केंद्र अपने श्रमजीवी रखा गया। ये बड़ा अपने खुशी की बात है कि पूरा संचालन जो है पूरे संभाग का यहीं से होगा और मुख्य में मैडम ही है। तो मैडम से निवेदन करूंगा कि आप मुख्य उद्बोधन के रूप में पधारें। पधार जाओ, नहीं है चलो। माँ शारदे को प्रणाम। साथ ही संस्कृत विभाग को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आप लोगों ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठा लिया है। अभी आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि बहुत एक बड़ी क्रांति का यहाँ से आज बीजारोपण होने वाला है। अगर आप सब लोगों का, देखिए आज संख्या में कम लोग हैं क्योंकि बारिश है बाहर, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाया भी नहीं है क्योंकि बड़ी से बड़ी लाखों करोड़ों की गिनती भी एक से शुरू होती है। तो जब कम संख्या में होती है तो हम उसको गलत नहीं आते, बल्कि हम ये सोचें कि हमारी शुरुआत बहुत लंबी हो सकती है। बात यह है कि आपको मैं एक छोटा सा दृश्य दिखाऊंगी, उससे आपको पता चलेगा कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, है ना। हमारे संस्कार और संस्कृति के माध्यम से हमारा देश और हमारे जीवन की शैली कैसी थी, उसका एक छोटा सा परिचय आपको मैडम ने, मैं कर लूँगी प्लीज़ डिस्टर्ब नहीं हो। मैडम ने आपको थोड़ा सा परिचय दिया कि हमारे देश में जो संस्कारों की परंपरा थी वो क्या थी। जिस दिन माँ के गर्भ में बच्चे का बीजारोपण हो रहा है तभी से संस्कार शुरू हो जाते थे। और आज एक विद्यार्थी के नाते मैं तेजेंद्र से पूछती हूँ, आपके इस विद्यालय में आने के बाद कुछ संस्कार आपको मिले या क्या प्रक्रिया रही, उसके बारे में आप कुछ जानकारी दे सकते हैं? हाँ, विशेष तो नहीं, लेकिन जैसे मैं एनएसएस से जुड़ा था, हाँ, उसमें कुछ मैं वो लिखिए कुछ बुक्स थी, तो बुक्स में सेवा के कार्य करने से बस इतना ही, विशेष कुछ भी नहीं मिला, है ना। यानी कि जो शिक्षा का केंद्र है वो संस्कारों से बहुत दूर चला गया है ना। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो संस्कारों की परंपरा थी, हमारे जो जीवन के निर्माण की परंपरा थी, उसका पूरा का पूरा जो है संचालन इन कॉलेज और शिक्षा केंद्रों के माध्यम से होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप और हम सब जानते हैं, कॉलेज आज राजनीति के केंद्र बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा उच्छृंखलता, असंतोष के केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा के साथ में हमने संस्कार को नहीं जोड़ा। चलिए, देर आयत दुरुस्त आयत, अब भी अगर हम संभलते हैं तो भी हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में संस्कार को कैसे जोड़ सकते हैं, आज हम इसी पर विचार करना चाहते हैं। और मैं चाहती हूँ कि कहते हैं कि जब जागे तभी सवेरा। आज हमने ये बात शुरू की है, मैंने शुरू की है, तो भी हम चाहते हैं कि ये जो है अब आप चिंतन शुरू करिए। आप लोग अलग अलग विभाग से होंगे और ये जो श्रमजीवी कॉलेज, इसको हमने क्यों चुना, इसके दो कारण हैं बड़े। सबसे पहला कारण तो ये शहर के बीचों बीच है, तो लोगों को आने जाने में और अपने केंद्र की प्रवृत्तियों के लिए भी, और हमारा पुराना रिश्ता है, मतलब इतना पुराना रिश्ता है मेरा इस कॉलेज के साथ कि यहाँ आने के बाद
आज से लगभग 30 साल पहले मेरा एक पर्स खोया हुआ था जिसमें को बहुत सारी सोने की चीज़ें, चेन भी थी, तो मेरे को ये याद रहेगा। तो हम कई लंबे समय से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो ये जो केंद्र है और उसी के साथ साथ हमारा जितना भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ होती है उनमें क्या होता है, बच्चों को कैसे आधुनिक बनाया जाए, कैसे विदेश में पहुंचाया जाए, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन ये कॉलेज ऐसा है जिसमें हमारी संस्कृति और विरासत के विषयों को महत्व दिया गया है। जब आप कॉलेज से प्रवेश करते हैं तो आपको ज्योतिष विभाग नज़र आता है, जब आप थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको संस्कृत विभाग नज़र आता है, जब थोड़ा और अंदर चले जाते हैं तो आपको योग विभाग नज़र आता है। तो एक बहुत अच्छी यहाँ पे बीजारोपण हो चुका है। और एक और चीज़ में मैं आपको बताऊं कि मैं राजसमंद की रहने वाली हूँ और राजसमंद झील जो है वो दुनिया की पूरे विश्व में एशिया की दूसरे नंबर की बड़ी झील है। पहली राजसमंद झील है, दूसरी पहली जयसमंद झील है, दूसरी राजसमंद झील है। राजसमंद झील के ऊपर एक बहुत सुंदर संस्कृत काव्य लिखा गया, आप लोग जानते होंगे, राज प्रशस्ति नाम का एक काव्य है। और उस राज प्रशस्ति को छपाने का काम इस संस्थान के द्वारा, राजस्थान विद्यापीठ द्वारा किया गया। तो हम लोगों का जो ये ओरिएंटेशन है इस कॉलेज का, इस यूनिवर्सिटी का, वो प्रारंभ से संस्कृति की तरफ है। इसलिए हम इसको अपना केंद्र बनाना चाहते हैं और इसके लिए हमारे वाइस चांसलर साहब ने, कुलपति महोदय ने, हमारे प्राचार्य जी मलय पानेरी जी ने और साथ साथ संस्कृत विभाग को ये जिम्मेदारी दी है। तो हम ये सोचते हैं कि ये एक बहुत बड़ा अच्छा अवसर हमारे इस महाविद्यालय के लिए है। और मैं आप जो हमारी कुसुम लता जी हैं इनको भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आपने इस चीज़ को स्वीकार किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह जो यात्रा अभी प्रारंभ हुई है वर्ष भर से, वो बहुत आगे चली जाए। वर्ष भर से हम यहाँ क्या काम कर रहे हैं उसका मैं हल्का सा एक आपको छोटी सी झलक दिखा देती हूँ। आज से लगभग 2 वर्ष पहले हम लोगों ने एक सेमिनार की थी जिसका नाम था भारत में गुरुकुलों की पुनर्स्थापना। भारत में गुरुकुलों की पुनर्स्थापना के ऊपर हमने एक सम्मेलन किया था और उसके बाद हम लोगों ने एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम है विश्व गुरु विद्यापीठ परिषद। यानी कि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमको कोई लंबी दौड़ करनी है तो हम लोगों को क्या अपने पैर मजबूत होने चाहिए। क्या आप दूसरों की बैसाखी को लेके बहुत लंबी रेस पार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग पूरे भारत को बैसाखियों पे खड़ा करना चाहते हैं। मुख्य रूप से सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी दे दीजिए, उसमें आपको सारे यूरोप के कोर्स मिलेंगे, सारे यूरोप के विषय मिलेंगे। लेकिन अगर आपको वेद पढ़ना पढ़ाना है तो सरकार कहती है अपने लेवल पे पढ़ाओ भाई, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं। आपको अगर विदेश में होने वाली संगोष्ठी में भाग लेना है तो सरकार आपको भेज सकती है, लेकिन आपको भारत में होने वाले त्यौहार को मनाना है तो आपको छुट्टी दे दी जाएगी कि घर पे मना लो भाई, है ना। है उदाहरण, हमने हमारी संस्कृति को जिस दिन छोड़ा उस दिन हमने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं, गुरुकुल में विद्यार्थी कैसे पढ़ता था? जमीन पे बैठ के पद्मासन लगा के, है ना, और आसन बिछा के, केवल एक कपड़ा बिछा के बैठता था। लेकिन हमने उसको विदेशी संस्कृति की नकल में टेबल कुर्सी पे बैठाने के लिए, आप सोचिए स्कूल और कॉलेजों में कितना फर्नीचर बिगाड़ा है और हमारी संस्कृति को, जंगलों को, हमारे वृक्षों को और हमारी प्रकृति को नष्ट किया है हमने। सोचिए, आप अंदाज लगाइए भारत में कितने स्कूल कॉलेज होंगे। छोटे से छोटे बच्चे को हम चाहते हैं कि उसके लिए मॉडर्न स्कूल कुर्सी में जिसमें है उसी में हम अपने बच्चे को भर्ती कराएंगे। परिणाम क्या हो रहा है कि हम पद्मासन लगाना भूल गए, हम अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना भूल गए, हम श्वास की प्रक्रिया भूल गए, हमारी संस्कृति को हमने अपने हाथों से उजाड़ दिया। संस्कारों की बात तो बहुत दूर आती है, हमने अपनी धरती को अपने से दूर कर दिया है। धरती पे टच होके बैठने में हमको शर्म आने लगी है आजकल।
तो आप देखिए, जैसे ही हम अपनी संस्कृति को छोड़ते हैं तो हम कितना बड़ा विनाश करते हैं। और हम सब लोग, और ख़ास करके हम जो शिक्षक हैं, हम इसके सबसे बड़े दोषी हैं। हम पहले ही दिन जब 3 साल का बच्चा होता है, 4 साल का स्कूल आता है, उसको डंडा मार मार के कहते कि नहीं तू धोती छोड़ दे और तू पैंट पहनना सीख, तू लंबी घाघरी जिसमें अपनी पूरी इज्जत बचती है उसको छोड़ दे और तू स्कर्ट पहनना सीख। स्कूल का मास्टर बच्चों को बाध्य करता है, सरकार बाध्य करती है कि आप विदेशी ड्रेस पहनो। परिणाम आज क्या आया है? 70 सालों बाद आप बाज़ार में घूमने चले जाइए, आपको नए से नए फैशन के कपड़ों से भरे हुए मॉल मिल जाएंगे, लेकिन साड़ी और संस्कार की धोती, कुर्ता, उपरना, ये आपको ढूंढ ढूंढ के जाके लाना पड़ेगा। हमने अपने हाथों से अपनी संस्कृति को नष्ट किया है। अगर आप में से किसी को भी मैं आज कह दूं कि कल आप ज़रा धोती पहन के आना, कल आप ज़रा साड़ी के साथ में अपना घूंघट डाल लेना, सबसे पहले आप क्या करोगे? मेरी आलोचना करोगे। ओ हो, ये मैडम को देखिए साहब, है ना। मैं आपकी दुश्मन सबसे पहले बनूंगी, क्योंकि मैं संस्कृति की ओर आपको ले जा रही हूँ। अगर ये जो मैडम ने बताया इतने संस्कार आपने अपने बच्चों के किए कि नहीं, मैं एक सवाल पूछ लूँ तो शायद आप लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा इतना सुसंस्कृत हो कि हमारा हर कहना माने। आप चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी इतना सुसंस्कृत हो कि हमारी कभी भी अनुशासन की अवहेलना नहीं करे। लेकिन ये बता रहा है विद्यार्थी, प्रत्यक्ष बता रहा है कि यहाँ शिक्षा संस्थान में तो संस्कार देने की कोई परंपरा ही नहीं है, लेकिन हम उसको उम्मीद करते हैं। किसके भरोसे उम्मीद करते हैं? शायद इसके माँ बाप ने या शायद इसके स्कूल के टीचर ने इसको सारा ज्ञान दे दिया होगा। मतलब हम स्वयं देने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन हम अपेक्षा में बहुत आगे। हम अपेक्षा तो ये करते हैं कि हमारी बिल्कुल संस्कृति के अनुसार हमारा देश चले, लेकिन हम प्रशिक्षण किसका देते हैं? आपके कोर्स देख लीजिए, समाज शास्त्र का कोर्स होगा, उसमें कार्ल मार्क्स को पढ़ाया जाएगा। अब आप बताइए कि आपका बच्चा यूरोप जाने के लिए तैयार रहेगा या आपका बच्चा गांधी बनने के लिए तैयार रहेगा? हमने उसको पढ़ाया ही ये सब है, और कोर्स में हम उन चीज़ों को आज भी लकीर पीटे जा रहे हैं। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे और पूछ रही हूँ, आपका संस्कृत विभाग यही है या उधर न्यू कैंपस में भी है? हाँ, तो आपका मुख्य विभाग ही है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए, सिलेबस बनाना हमारे हाथ में है। यूनिवर्सिटी को ये वरदान मिला हुआ कि वो सिलेबस और पाठ्यक्रम खुद बनाता है, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती, थोड़ी गाइडलाइन देती है। तो मैं, आप जिस भी विभाग से आए हैं, आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे कोई वकील हैं, चाहे कोई भी किसी भी विषय के हैं, जरा अपने पाठ्यक्रम में परिवर्तन करके हम अपनी संस्कृति से ओतप्रोत पाठ्यक्रम बना दें। ये एक बहुत बड़ा देश का उपकार हो जाएगा। अगर हमारे पाठ्यक्रम में बदलाव कर दें हम कि भाई समाजशास्त्र में कार्ल मार्क्स को नहीं पढ़ा के, अब हो गया भाई सी क्रांति, औद्योगिक क्रांति आई जब हमने पढ़ लिया उसको, लेकिन अब तो हम बदलें। जो लोग जूलॉजी के हैं वो विदेशी जानवरों के बारे में नहीं, अपनी गाय के बारे में अध्ययन करें। हमारे देश में होने वाली गौ माता, कैसे उसका संरक्षण किया जाए, कैसे हमारे जानवरों का, जो घोड़े हैं, हमारे देशी जानवर हैं, उनका पालन पोषण कैसे किया जाए, इस पे बातचीत कर लें। हेलो, एक मिनट मैडम, ये बता रही हैं आपको, वो निर्मला शाह मैडम आ रही है। तो हम अपना पाठ्यक्रम बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये अधिकार है यूनिवर्सिटी के पास कि वो पाठ्यक्रम स्वयं बनाते हैं। छोटा था, बचपन से जो इतिहास में पढ़ा है, हमारे बाप आज जब सोच लो तो मतलब नहीं, जो जैसे जो वीर योद्धा थे, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी थे, हाँ, बंदा बहादुर थे, इनका तो कभी पढ़ा ही नहीं। अब जैसे अलग अलग पुस्तकों से पढ़ो, सिलेबस में कभी था ही नहीं। तो मैं यहाँ पे इतिहास विभाग, जो भी आप मेरी बात पहुँचा सकते हैं कि इस जो विश्वविद्यालय, उसके इतिहास विभाग को अपन इतनी सी प्रेरणा दे दें कि आप इस पाठ्यक्रम में अब परिवर्तन कर दीजिए। ये तो हमारे हाथ में है, हमको इतना ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये शुरुआत मैडम अगर हम अपने यहाँ से करें
तो एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि एक उदयपुर ऐसा शहर है जिसमें लगभग 6 या 7 यूनिवर्सिटियाँ बनी हो। कितनी यूनिवर्सिटी होंगी राकेश जी, है ना? तो हम 6-7 यूनिवर्सिटियों का काम तो यहीं पे कर सकते हैं। तो एक तो हम चाहते हैं कि पाठ्यक्रम में हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को जोड़ा जाए। यूनिवर्सिटी से बहुत बढ़िया। तो उसमें ना मैंने क्या करा था, अभी हमें सिलेबस बनाने को दिया गया, तो हमने क्या करा कि हम भाषा से हैं, वो भी अंग्रेजी साहित्य से हैं, बिल्कुल। और कुछ इस तरह की उस पे हैं कि अब हमारे ऐसे तो 10 साल होने वाले यूनिवर्सिटी के, लेकिन हमने इतने साल शिक्षा ग्रहण किया और शिक्षा को आदान प्रदान भी किया। तो मेरे अनुभव के अनुसार मैंने ऐसा किया कि जब सिलेबस बनाने के लिए मैं हेड अध्यक्ष थी डिपार्टमेंट की, तो मैंने एक ऐसा किया कि संस्कृत, हिंदी विभाग और अंग्रेजी विभाग तीनों को साथ बिठा दिया। बहुत बढ़िया। क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार था कि आप कुछ ऐसा करें कि एक तो वैल्यू एडेड कुछ काम करें जी। और एक है ना स्किल एम्प्लॉयबिलिटी है। तो हमने कुछ ऐसा करा कि सांस्कृतिक कौशल विकास। अब सांस्कृतिक कौशल विकास का मतलब ये हो गया कि अगर हम साहित्य विभागों के, हाँ। तो हम एक कॉमन सांस्कृतिक कौशल विकास में कुछ ऐसे ले लें, मतलब कुछ तो थ्योरी ले लें और कुछ प्रैक्टिकल वर्क ले लें, जिससे ग्रुप तीनों विभागों का एक जगह हो जाए। और इसी तरह से जैसे आप कह रहे हैं जूलॉजी में, तो अगर अपन है ना सारे डिपार्टमेंट्स को अगर ऐसे कह दें या सारे डिसिप्लिन को कह दें कि तुमको एक सांस्कृतिक कौशल विकास पत्र या पेपर बनाना ही बनाना है और उसको लागू करना ही करना है, आपको इतनी फ्रीडम स्वतंत्रता दी जा सकती है कि अगर आप कॉमर्स के हो या जूलॉजी के हो, तो सांस्कृतिक कौशल विकास में आप अपने फील्ड का क्या कौशल विकास कर सकते हो, बिल्कुल, वो डाल दो। अब मैथमेटिक्स ले लेगा, लेकिन थ्योरी के 4 पेपर है, तो सांस्कृतिक कौशल विकास करके, जिसको आप कह रहे हो इंडियन नॉलेज सिस्टम या वर्ल्ड नॉलेज सिस्टम, को मिला के अगर आप, हमारा निवेदन ये है कि आप अगर इतने अच्छे पद पर काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, तो इसको थोड़ा इस तरह से प्रस्तुत करें विभागों में कि है ना सब विभाग बनाएंगे सांस्कृतिक कौशल विकास अपने पेपर में ढूंढने के। बिल्कुल। तो क्या लगाना है, मैं ये पूरा आपका बहुत अच्छा सुझाव है, इसका मैं और हमारी यूनिवर्सिटी ने ये कर भी लिया, क्योंकि वीसी साहब सारंगदेव साहब हमारे चेयरपर्सन हैं, तो उनको मैंने अपना एक दिन ऐसी मीटिंग थी, तो मैंने कहा हमने ऐसे किया, तो उन्होंने फट संस्कृत वालों को कहा कि तुम है ना जो उसने बनाया है ना, तो संस्कृत वाला लागू करेंगे, तो हिंदी और अंग्रेजी साहित्य अपना पाएंगे। बिल्कुल। तो हम इसी तर्ज पे हमने भी एक काम किया है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी हम एकदम विभागों तक तो नहीं पहुँचे, लेकिन हम लोगों ने, जैसा कि नारायण जी ने बताया था शुरू में, कि हम हर स्कूल और हर कॉलेज में और एक हर यूनिवर्सिटी में हम एक संस्कृति और विरासत केंद्र बनाना चाहते हैं, जिसमें हम कोई भी विभाग हो या तो सारे ही विभाग हो, हम 4-5 चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो भारतीय पंचांग, जो बड़ा बहुत ही साइंटिफिक और खगोलीय दृष्टि से भी बहुत दुनिया का सबसे श्रेष्ठ खगोल शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, उसको हम लोग अपने इस संस्कृति के माध्यम से प्रमोट करेंगे, ताकि बच्चों को पता चले कि आज हमारा त्यौहार राखी आज 12 अगस्त को आई है, पिछले साल 8 अगस्त को क्यों आई थी, इसके पीछे क्या लॉजिक है। और एक और चीज़ कि हमारे भारत सरकार ने, हमारी राजस्थान सरकार ने दोनों कैलेंडरों को राजकीय मान्यता दे रखी है। जब आपका वार्षिक कैलेंडर आता है छुट्टियों का, तो उसमें पहले तिथियाँ होती हैं, बाद में अंग्रेजी तिथियाँ होती हैं, लेकिन क्योंकि हम इतना मेहनत करना नहीं चाहते, तो हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी तिथियों को ही प्रधानता देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस संस्कृति केंद्र के माध्यम से हमारे पंचांग को, हमारे भारतीय त्योहारों को, त्यौहार के समय में छुट्टियां क्यों मनाई जाए, त्यौहार के आगे पीछे हम लोग कॉलेज में भी वो त्यौहार मना, तो जैसे राखी के समय में गुरु शिष्य गुरुओं के राखी बांधे, ऐसा हम लोग अपने इस कॉलेज के माध्यम से भी अपने संस्कार विद्यार्थियों को दें, तो इससे एक बहुत अच्छा कार्य यहाँ हो सकता है। क्योंकि देखिए, यज्ञोपवीत की उम्र होती है 11-12 साल और विवाह की उम्र होती है 25-30 साल, तो कॉलेज में रहते समय हम ये जो पारंपरिक संस्कार ये नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम हमारे सामाजिक और अन्य प्रकार के संस्कारों से विद्यार्थियों को संस्कृत कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने, जैसा कि आपका कहना, जयश्री सिंह ने भी अभी एक सुझाव दिया, इन्होंने विभाग के लिए दिया
और हम लोगों ने एक पूर्व भूमिका आदरणीय राकेश जी कशोरा के सानिध्य में हम लोगों ने तैयार किया है, वो है हर महाविद्यालय में संस्कृति और विरासत केंद्र खोलना। तो नारायण जी से मैं अनुरोध करूँगी कि मंच के सभी लोगों से हम लोग एक पोस्टर विमोचन करें जो हम यहाँ पे श्रमजीवी कॉलेज में हम ये संस्कृति और विरासत केंद्र आरंभ कर रहे हैं। तो ये पोस्टर का विमोचन राकेश जी की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भी आ जाए क्या? हाँ सर, हाँ। अजय सब अजय सबको ग्रुप अपन उधर चले जाते हैं ना, तो यहाँ सबको ग्रुप एक तो आ गया ना इधर वाला आगे आप इधर आइए। आइए सब लोग खड़े हो जाइए। ऊपर करना थोड़ा, ऊपर करना थोड़ा, ऊपर करना। आप पीछे हो जाओ। पूरा आ रहा है? ये पूरा आ रहा है क्या? भाजी आप पीछे जाओ ना। ये पूरा आ रहा है क्या ऊपर? वो तो पूरा आ रहा है लेकिन ये भाजी नहीं आ रहा है। संस्कृत विभाग पीछे आना चाहिए। बस ये छाती में आपके महाविद्यालय के जो लोग हैं आपको मैं सौंप रही हूँ, आप सब लोगों को इसको पूरा जो है समझना। मतलब ये भी विभाग सांस्कृतिक कौशल करेंगे ना, तो इसमें वर्ड होंगे। आपका नेक्स्ट मिशन होना चाहिए कि सांस्कृतिक कौशल विकास करके सब जगह सिलेबस चले, है ना, चॉइस में चले, जरूरी नहीं कंपल्सरी है, है ना। और फिर वो धीरे धीरे इसमें वर्ड हो जाएंगे, जितने भी करें। अपन एक संगोष्ठी रखेंगे सब लोगों की जैसी आयोजन, है ना। आप कॉलेज वालों को संस्कृत विभाग नारायण सिंह जी, ये आपकी धरोहर है, इसको संभाल। अब देखिए 2-3 बातें और अपन कर लेते हैं। एक तो महाविद्यालय में किस तरह के संस्कार हो कॉलेजों में, इस पे भी अपन को चिंतन करने की जरूरत है। सबसे पहला से यहाँ का संस्कार है अनुशासन, है ना, नियमितता, और विद्यार्थियों का भविष्य श्रेष्ठ बन सके, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यही हम उनको अच्छा संस्कार देते कि अगर आज हमने उनकी ट्रेनिंग अच्छी कर दी तो शायद उनका भविष्य आगे बहुत सुधर जाएगा। और उसके लिए हमारे यहाँ पे जब कोई गुरुकुल में जाता था तो वो सीखता था सत्यम वद धर्मम चर, वही आप अपने कोर्स में डाल दीजिए या कहीं बोर्ड लिख के आप लगा दीजिए ताकि वो विद्यार्थियों को देखने को मिले, है ना। हम लोगों ने क्या किया, पुस्तकों को अलमारियों में बंद कर दिया और जो हमारा ज्ञान है उसको हम लोगों ने बहुत ही सीमित कर दिया। पीरियड लगेगा उससे पहले हम किसी को नहीं पढ़ाएंगे, पीरियड लग जाएगा उसके बाद किसी को ज्ञान नहीं देंगे, हमने बहुत सारी सीमाएं बांधी। तो ये जो सिस्टम है अंग्रेजी सिस्टम और हमारा जो पारंपरिक सिस्टम था गुरुकुल, उसमें जो अंतर आ गया उसको अब हमको थोड़ा धीरे धीरे कम करने की जरूरत है। तो अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो संस्कृति केंद्र बना है उसके माध्यम से क्या करना है वो एक 5 मिनट में कि हमारी जितनी भी विद्याएं हैं भारतीय विद्या उनको हम कैसे प्रमोट करें आपके महाविद्यालय के माध्यम से। जैसे आप लोगों ने कई विभाग बोल दिए, योग के हैं, ज्योतिष का है ना। इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि हम अपनी सारी भारतीय विद्याओं के जहाँ कहीं भी ऐसे भोले सफ़ेद बाल वाले जो गुरु हैं अभी जो बचे हुए हैं, क्योंकि बाकी सब लोग हम 60 सालों से पढ़ रहे हैं लेकिन हमारी वो पढ़ने की शैली तो वही, हम भी मैकाले पद्धति से ही निकले हुए। तो अभी जो पुरानी हमारी विद्याओं को जानने वाले लोग हैं या जो पुरानी विद्याओं को विश्वास रखते हैं
ऐसे विषय जिससे सीधा बच्चे को रोजगार मिल सकता है, उनके ऊपर हम काम शुरू करें। जैसे एक छोटी सी बात है, योग को मोदी जी ने विश्व स्तर पर उतार दिया। हम यहाँ भी योग का एक नियमित सेशन चलाएं, उसमें शिक्षक भी शामिल हो, विद्यार्थी भी शामिल हो, किसी भी विषय का विद्यार्थी शामिल हो और बाहर के लोग भी शामिल हो सकते हैं। हम थोड़ा ओपन करते हैं उसमें। और आपका कॉलेज शुरू होता है 10 बजे, लेकिन योग होना चाहिए सुबह 6-7 बजे। तो हम 6-7 बजे एक योग का सेशन करना चाहते हैं, जिसमें हर व्यक्ति, जिसमें कोई उम्र का लिहाज नहीं हो, वो आए और जो एक प्रतिष्ठित और पुरस्कृत योग गुरु से प्रशिक्षण लें। इसी तरह से आपका कॉलेज समाप्त हो गया 2 बजे 3 बजे, उसके बाद में अगर किसी को कोई अच्छा सा नाटक है, कोई विरासत है, कोई टूरिज्म है, कोई इस तरह का संगीत, शास्त्रीय संगीत, इसको जानने की इच्छा है, तो आपके यहाँ तो शास्त्रीय संगीत का विभाग है। बाकी ज़्यादातर स्कूल कॉलेजों में शास्त्रीय संगीत धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो हम ऐसे लोगों की रुचि जागृत करें और उनको कहें कि आप अपना अगला गुरुकुल शुरू करें। जो भी आपसे सीखेगा उसका रोजगार निश्चित है। उसको न पटवारी की कंपटीशन में भाग लेना है, न किसी में लेना है, उसको खुद को अपना ही बिजनेस करना है। इस तरह से हमारी संस्कृति का प्रचार होगा। जब मैं विदेशों में गई, बर्मा में गई, नेपाल में गई, कई जगह गई, वहाँ पे सब जगह लिखा अंग्रेजी सीखिए, अंग्रेजी सीखिए, अंग्रेजी सीखिए, लेकिन मैंने कहीं भी नहीं देखा हिंदी सीखिए, संस्कृत सीखिए। अगर आप आज एक संकल्प कर ले, केवल आपका कॉलेज संस्कृत सीखने के पूरे देश में और पूरी दुनिया में सेंटर खोलेगा, विद्यार्थियों को आगे प्रोफेशन देगा, तो आप सोचिए आपके विद्यार्थियों को आप मांग पूरी नहीं कर पाओ। आपका संस्कृत विभाग केवल संस्कृत शिक्षण केंद्र खोल दे, केवल भारत में खोल दे, केवल उदयपुर में हर मोहल्ले में एक खोल दे, कितने विद्यार्थियों को आपको रोजगार मिल जाएगा आराम से। तो हम ऐसे कोर्स यहाँ चालू करना चाहते हैं जिसके माध्यम से हमारी जो संस्कृति है पूरी दुनिया में छा जाएगी। आज हमारे विद्यार्थी पूरी दुनिया में पढ़ने जा रहे हैं, विश्व शिष्य बन के वापस आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, विश्व शिष्य नहीं बने। उसके लिए मैंने ये पूरी पुस्तक लिखी है, भारत कैसे बने विश्व गुरु। और ये चित्र आप देखें, ये है लगभग 21 तारीख का चित्र, ये है 24 तारीख का, जिसमें मैं हमारे शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिली हूँ और उनको ये पुस्तक भेंट की है मैंने। और उन्होंने इतना आश्वासन दिया है, बहुत अच्छा है मैडम, हम इसको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। और उन्होंने 2 व्यक्तियों को मेरे सामने बोला कि इसको आप पूरा स्टडी करें। तो हम जब भी किसी से बात करते थे वो एक ही बात हमसे कहते हैं कि आप एक उदाहरण जो है तैयार करके बताएं। तो वो उदाहरण के लिए हम ये उदयपुर और राजसमंद 2 क्षेत्रों को लेना चाहते हैं। और इसमें कई योजनाएं होंगी। वैश्विक लेवल पे कैसे काम होगा, भारत के लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अपने विषय करेंगे। हाँ, हम ये नहीं कहते कि हजारों विद्यार्थियों को भर्ती करो, भले आप 40 का सेक्शन बनाओ, लेकिन आपके महाविद्यालय में, हर महाविद्यालय में ज्योतिष का केंद्र होना चाहिए, वेदों का केंद्र होना चाहिए। आपके हर विद्यालय में शास्त्रीय संगीत का विषय होना चाहिए। और जब आप डिग्री देते हैं तो उनको कागज का पत्ता मत दीजिए, उनको एक आगे प्रोग्रेस, जिसको कहते हैं प्रोसेस करने का, यानी कि तुम अपना गुरुकुल बनाओ, ऐसा एक प्रमाण पत्र दीजिए ताकि वो बेरोजगार होकर आपके महाविद्यालय से नहीं निकले, वो एक अपने हाथ में काम ले लेते। तो मेरा फर्ज ये है कि मैंने अगर शास्त्रीय संगीत सीखा है तो मैं दूसरों को शास्त्रीय संगीत सिखाने का एक छोटा सा गुरुकुल बनाऊंगा। और गुरुकुल की परंपरा क्या है, एक शिक्षक बैठा और आगे 100 विद्यार्थी बैठे हैं, ये गुरुकुल बने। गुरुकुल केवल 10 या 11 विद्यार्थियों को गहन ज्ञान देने वाला है, ताकि हमारी जो ये लोभ आ गया है, हर यूनिवर्सिटी को लाखों रुपए कमाने हैं, हर शिक्षक को करोड़ों की संपत्ति कमानी है, वो नहीं। हम चाहते हैं कि एक शिक्षक को जो है इतने विद्यार्थी मिले जिनको पूरा परफेक्शन मिले, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, आजकल की विद्या ये कहते हैं। जबकि हम क्या बनाना चाहते हैं, मास्टर ऑफ वन। एक विषय में आप सिद्धस्त बनिए, हर जगह अपने पाँव मत पसारिए,
बेचारे विद्यार्थी पटवारी की परीक्षा निकली तो उसमें भी भर देते हैं, RAS की परीक्षा निकली तो उसमें भी भर देते हैं, फर्स्ट ग्रेड की निकली तो उसमें भी भर देते हैं, और परिणाम ये होता है कि 1000 में से केवल 10% विद्यार्थियों को नौकरी मिलती है, बाकी के सब निराश होते हैं। तो हम ये संकल्प लेना चाहते हैं कि हमारे केंद्रों के माध्यम से, संस्कृति केंद्र के माध्यम से हम ऐसे विद्यार्थियों को, हम ऐसे सिस्टम को डेवलप करेंगे जिसके माध्यम से हम लोगों को रोजगार देके ही यहाँ से भेजें, किसी एक न एक विषय में उसको कुशल बना के हम यहाँ से भेजें। और उसके लिए हम यहाँ पे जो ये विरासत और संस्कृति केंद्र बनाया है, इसके माध्यम से केवल श्रमजीवी में नहीं, उदयपुर के जितने भी स्कूल कॉलेज है वहाँ पे हम ये सिस्टम शुरू करना चाहते हैं। तो इसमें आप लोगों में से जिसको भी इंटरेस्ट है, जिसकी भी रुचि है, वो इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद यहाँ रखें और उसकी हम छोटी सी जो है आगे की कार्यशैली हम क्रियान्वित रिपोर्ट बनाएंगे और कैसे उसको आगे बढ़ाना है, पूरे उदयपुर में एक उदाहरण के रूप में कैसे प्रस्तुत करना है, इस पे हम यहीं पे काम करेंगे। आप लोग, मैं आप सब लोगों का आह्वान करती हूँ कि आप इसके साथ जुड़ें और अपने देश को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दें। थैंक यू। इनको बुलाओ, वेदिका यूनिवर्सिटी हो गया चंद्र सागर से आगे बस इसी पर अपने विचार और आगे बढ़े। आप क्या प्रयोग बताएं? एक विशेष आपको 16 संस्कार में लगा फिर से मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम ने एक जो विषय बताया मेरे को दिल तक पहुंच गया। मैडम ने बताया कि बहुत अच्छा लगा कि अभी जो नई जो शिक्षा नीति है उसमें टेबल कुर्सी लगाते हैं, जिससे कितने पेड़ कटते हैं, प्रकृति के प्रति कितनी संवेदनशील बात कर दी है। इस विषय पे किसी ने विचार नहीं किया। अब मेरा बचपन मुझे याद आ गया, 5वीं तक में आज भी हमारे वहाँ पे टेबल कुर्सी नहीं है, नीचे बैठते। और मैं 5th क्लास तक जब पढ़ा तो नीचे बैठ के पढ़ा। और कितनी बार तो पेड़ के नीचे, मैं जब बनियान पढ़ता था तो वहाँ एक बबुल का पेड़ था, बबुल के पेड़ के नीचे पढ़ा करता था। तो मुझे वो चीज़ याद आती थी, उसमें कितने कम संसाधनों में कोई प्रकृति का कोई नुकसान नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात ये है कि प्रकृति का कितना ध्यान रखा गया। मैडम इतना एक इनिशिएटिव होकर इतनी बात बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सर चीज़ें कि टेबल कुर्सी वाले। ये बात तो छोटा मुद्दा नहीं, आप सोचो कि कितने विद्यालय हैं, कितने विश्वविद्यालय हैं। और दूसरी मैं बताऊँ आपको कि हम जब बैठते थे तो मैं पाप देखते, कितनी बार तो पद्मासन में बैठते, कितनी बार सुखासन में बैठते, कितनी बार वज्रासन में बैठते। तो अनावश्यक नहीं चाहते हुए भी 3 आसन बैठे बैठे जो है वो हो जाते थे। तो ये जो बात है आसन वाली, आप मैं बताऊं कि जो आसन कर बैठते ना तो वो लंबी आयु जीते थे। आजकल इस तरह से बैठते फिर घुटनों की प्रॉब्लम होती, फिर मूर्ति ही नहीं है। आजकल रसोई बनाते हैं तो खड़े खड़े बनाते हैं, तो वो इस तरह से पहले महिला बैठ के चूल्हे पे आराम से बनाती थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपने संस्कृति के लिए बहुत अच्छा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप इस उम्र में ऐसी कल्पना करें, इतनी क्रांति करें। मैं सोच रहा हूँ कि युवाओं को भी आगे आगे इसमें मैडम का पूरा एक कड़ी से कड़ी जुड़ के एक बड़ी सेना बनानी चाहिए, क्योंकि जरूरत है अभी वर्तमान में। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपका परिचय ज़्यादा लंबा नहीं मेरा, लेकिन मेरे जो धर्मपत्नी है उनके आप गुरु भी रहे हुए हैं, तो उन्होंने खूब प्रशंसा की। और एक बड़ी बात बताऊं कि आप जब राजसमंद से विशेष तो पहले ऐसे संसाधनों की कमी थी, तो बोलते मैडम हमेशा आपकी की कार में बिठा के लाते थे गर्ल्स को। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आप कितने विद्यार्थियों के प्रति कितने संवेदनशील है। ये बात मुझे मेरे मैडम ने बताई कि वो मैडम बहुत अच्छे हैं। अभी कहीं आपका कहीं हम साथ में थे, कहीं मिले तो नहीं कि मैडम हमारे साथ बहुत अच्छा करते थे, बहुत अच्छा लखनऊ में बहुत अच्छे मैडम है। और ऐसे मैंने कहीं नाम लिया, वो मैडम आए क्यों अच्छा वो मैं कॉलेज में पढ़ाते थे, वही तो नहीं थे क्या। तो फिर बाद में कभी नहीं, फिर वही निकले उनका कि हमें बहुत अच्छा रखते थे। ये मुझे बहुत अच्छी लगी आपका जो साधुवाद आप इस कार्य के लिए, और बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। ऊपर है संस्कृत में कहाँ पे हो? अच्छा तो आप है ना बोलो ना, गेट के सामने ही गेट है ना। श्रीमती चंद्रकांता
शुरू के लिए। एक तो प्रोफेसर दसोरा साहब का मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। बहुत अच्छा लगा आप पधारे। और इसी बीच में हमारे बीएम कॉलेज से पधारे एचओडी मैडम है इंग्लिश के, जयश्री सिंह मैडम, आपका विशेष स्वागत संस्कृत विभाग में कि आप इंग्लिश के होते हुए भी संस्कृत और संस्कृति का महत्व समझे और आप यहाँ पे पधारे, बहुत अच्छा लगा। मंचासीन सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चंद्रकांता विदेशा है और मैं आर्य समाज से जुड़ी हुई हूँ और मेरा काम 16 संस्कार कराना ही है। तो मैडम ने जब मेरे को घर पधारे और ये निमंत्रण दिया तो मैं इतनी पसंद है, तो मैं ये हमारे विषय है 16 संस्कार का। तो आज आचार्य जी, मेरे पति का नाम इंद्र प्रकाश जी है, वो भी आचार्य हैं, किसी विषय के विशेषज्ञ है, वेदों का अध्ययन करते हैं। और आज आर्य समाज विद्यालय में वेदारंभ संस्कार है। वहाँ विद्यालय में जो नए बच्चों का प्रवेश हुआ है उसको हमारे वेदों में वेदारंभ संस्कार है। और जो नए बच्चे प्रवेश हुए उनका संस्कार 12 बजे से भी चल रहा है, इसलिए वो आ नहीं पाए। मैडम ने बहुत अच्छा नाम दिया, शिक्षा में संस्कार। वो वाकई में अगर पूछा जाए तो हमारी भारतीय संस्कृति में जो शिक्षा दी जाती है उसमें संस्कारों का कोई महत्व ही नहीं है। आज की तारीख में अगर मैं कहूँ तो विद्या निकेतन स्कूल एक ऐसी है जहाँ विद्या में संस्कार दिया जाता है। वहाँ पे बच्चों को भोजन मंत्र भी सिखाया जाता है। वहाँ पे मतलब बच्चों को हर तरह की अपने भारतीय संस्कृति की सारी शिक्षा दी जाती है। जाते ही सभी गुरुजी को प्रणाम करते हैं। ये बातें छोटी छोटी है पर ये संस्कारों के लिए इतना बड़ा महत्व है इन बातों का कि विद्यालय में प्रवेश करते हर बच्चा गुरुजी को प्रणाम करता है। अगर उस बच्चे में बचपन में ऐसे संस्कार पड़ जाए तो बड़ा होकर वो नेचुरल है, कोई भी बड़ा सामने आएगा तो उनको प्रणाम करेगा। भोजन करने से पहले भोजन मंत्र बोलना। हमारे बच्चे हिंदी स्कूल में पढ़े हुए, आजकल इंग्लिश स्कूल का इतना महत्व हो गया कि नहीं, हमारे बच्चों को गवर्नमेंट में पढ़ाएंगे, बड़े बड़े हाई एजुकेशन लाखों की फीस बच्चों की भरते हैं। पर मैं कहती हूँ कि हमारे बच्चे विद्या निकेतन स्कूल से पढ़े हुए हैं। 7 पोस्टिंग गाँव में थी, छोटी जगह में थी, अंग्रेजी स्कूल थे ही नहीं। और आज वो आरबीआई में चीफ मैनेजर बन के बैठा। अब बोलो इंग्लिश स्कूल और हिंदी स्कूल में क्या पढ़ने का बच्चों में घर का वातावरण, संस्कार, विद्या के प्रति बच्चों में उत्साह, ये सारी चीजें होगी तो बच्चा नेचुरल है। आगे मैडम बता रही थी नीचे बैठने का वाकई में बहुत महत्व है। आज हम बच्चों को बोलते नीचे बैठे तो अलग लगा नहीं पाते हैं। अलग लगाना है बहुत बड़ी बात हो गई, पद्मासन तो बहुत दूर की बात है, अलग बच्चे नहीं लगा पाते। तो घर में हम लोग आर्य समाज में इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ज्ञान दिया जाता है। आज भी यहाँ पे दर्शन योग महाविद्यालय गुजरात रोजड़ में चल रहा है। वहाँ सारे गुरुकुल में चारों वेदों का अध्ययन होता है और ये सारी अपने जो प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन ग्रंथ है, उन्हीं का उपनिषद है, दर्शन है, योग है, इन सब पे कोर्सेज होते हैं। वहाँ पे डिग्री दी जाती है। वहाँ अभी तो आगे वहाँ गुरुकुल माउंट आबू में भी चल रहे हैं, गुरुकुल सिरोही में चल रहा है, कई जगह गुरुकुल चल रहा है आर्य समाज। और बच्चों को यही शिक्षा दी जाती है। 4 बजे विद्यार्थियों को वहाँ उठाया जाता है। अब मैं कहती हूँ मेरे बच्चे भी वहाँ नहीं पढ़ेगा, मैं पोते-पोतियों को वहाँ भेजता हूँ। वो हो गया ना बस आधुनिकता के बोर्ड में सब दौड़ लगा रहे हैं। पर सही पूछा जाए तो गुरुकुल की जो पढ़ाई है ना वो मानव को मानव बनाती है। आपको कैसे खाली रखते हैं? संस्कार शब्द के महत्व कहूँगी। संस्कार का मतलब है बच्चों को संस्कारित करना। जैसे अपन एक सब्जी बनाने के लिए सब्जी को संस्कारित कैसे करते हैं, ऐसे ही मानव को भी संस्कारित करना पड़ता है। एक मानव बच्चे को जन्म देना माता का कर्तव्य, वो एक परंपरा है या कर्तव्य है या गृहस्थ आश्रम का जो भी कह लो, उसमें बच्चा जन्म देती है। पर माता को प्रथम गुरु इसीलिए बताया कि माता बच्चे को संस्कारित करे, छोटी छोटी बातें बच्चे को सिखाए। हम घरों में हवन कराने जाते हैं, 16 संस्कार पे हम हवन कराते हैं, हमारा काम यही है। तो वहाँ हम यही कहते हैं। अब वो कहते हैं हमारा बच्चा होता है मोबाइल से खेलता, देखो हमारा बच्चा कितना।
अरे माँ तू 9 महीने उस बच्चे को गर्भ में था तब तू मोबाइल से खेली तो वो बच्चा मोबाइल ही जाने तूने घर में बच्चे को कुछ अच्छी चीज सिखाई नहीं। जैसे अभिमन्यु को माता सुभद्रा ने अच्छी शिक्षा दी थी तो वो बच्चा पैदा होने के बाद कैसे उसने रण क्षेत्र में वो घर में शिक्षा दी थी ना। तो ये बात हम जब घरों में जाते हैं तो माताओं को शिक्षा देते हैं, खट्टा मत खाओ, चरका मत खाओ, अच्छा भोजन खाओ, सात्विक भोजन खाओ तो आने वाली संतान भी सात्विक होगी। और कहने को तो बहुत बात है, समझ की सीखना। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। और आपका हमेशा संस्कृत विभाग में आपका स्वागत रहेगा और हमेशा आपके संस्कृत विभाग में आपके दरवाजे खुले हैं, कभी पधारना आप और मार्गदर्शन करें, क्योंकि आप वेदों के ऊपर है तो संस्कृत का और हमारा तो बिल्कुल नाता है। हाँ, तो फिर इसीलिए आपका हमेशा स्वागत है। और ऐसा कुछ भी और कोई एमओयू हो के और इसके लिए कोई उत्कृष्ट कार्य अगर कर सकते हैं तो हम जरूर संस्कृत विभाग से हम पूरा आपका समर्थन करेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर निर्मला शाह में बता रहे हैं, आपका दिल की गहराई से संस्कृत विभाग की तरफ से स्वागत अभिनंदन। आपसे मैं निवेदन करूँगा कि आशीर्वचन के लिए बता दें। सर से श्रीमान घनश्याम जी पटवा साहब से निवेदन करूँगा कि आप बोलिए भारत माता की जय। भारत माता के नाम को कोई आवाज ही नहीं आ रही। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब कुछ बैठे हो नहीं, आप थोड़ा भूमिका बना के फिर बुलाए, अचानक तो आपको सुनने में बिल्कुल आज जो सब्जेक्ट है अपना शिक्षा में संस्कार, संस्कार की बातें हम लोग सब करते हैं और सभी जानते भी हैं, मानते भी हैं। मगर मेरा जहाँ तक अनुभव है, मेरा सब्जेक्ट अलग है। मैं मैकेनिकल लाइन का आदमी हूँ, सीनियर फोर्स से रिटायर हुआ था मैं, 2000 में रिटायर हो गया था। लेकिन मुझे उनको इस शिक्षा की वजह से इधर संस्कार की तरफ उनको जोड़ दिया। तब से हम लोग स्कूलों के अंदर में योग और यज्ञ के माध्यम से बच्चों को संस्कारित करते हैं। इसमें सभी तरह के कार्यक्रम हो जाते हैं। दैनिक दिनचर्या के बारे में बताया जाए, जी हमारे व्यंजन बताए जाए, मुझे घुमा फिरा के सभी जगहों में आना पड़ेगा। तो दैनिक दिनचर्या के साथ साथ में अगर हम योग सिखा देते हैं तो लास्ट में यज्ञ तो अपने हम कर ही लेते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि संस्कार हमेशा अपनों से स्टार्ट करना पड़ता है। तो हम लोग स्वयं भी संस्कारी जो कहते तो हैं, लेकिन संस्कार के आधार पर हम लोग चल नहीं रहे। तो हमने तो ये देखा, हमारा अनुभव है कि संस्कार छोटे बच्चों से अगर आप स्टार्ट कराएंगे तो वो लागू जल्दी होगा और वो अच्छा प्रामाणिक रूप से मतलब आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेगा। हमारा एक ही उद्देश्य है कि बच्चों में प्राइमरी सेक्शन से चालू करेंगे आप लोग, वो ज़्यादा उपलब्धि आपको मिलेगी और आगे जाके वो बच्चे भी मतलब अच्छी तरह से संस्कारी बन सकते हैं। धन्यवाद। पटवा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पे सब जो एज वाले हैं ना, 60 से ऊपर वाले की संख्या ज़्यादा है, वो इस काम के लिए लग रहे हैं। तो ये युवा के लिए एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि इन लोगों को सोचना पड़ रहा है तो युवा को और ज़्यादा सोचना चाहिए। तो मुझे उस चीज़ का भी जो है कि आप इस उम्र में कर रहे हो, इसलिए आपका साधुवाद और दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और राष्ट्र के लिए ऐसा इतना अद्भुत कार्य कर रहे हैं आप।
हम कॉलेज में संस्कार नहीं पढ़ा सके ना, इसलिए ऐसा बड़ा और मुझे एक चीज़ और नई चीज़ मिली कि सर कॉमर्स के हैं, आप पधारे ये संस्कृत के और संस्कृति के लिए, संस्कार भी सबको चाहिए। और वेदों में मैडम से और इंग्लिश से मैडम पधारे हैं, जयश्री मैडम। तो मैं आपका भी ओपन ऑर्डर के स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि इस विषय के लिए कर रहे हैं। तो मैडम जय शीतल श्रीमानी मैडम, शीतल श्रीमानी मैडम, आपसे निवेदन करूँगा। आप सुनी नहीं गए हो? हाँ, जयश्री मैडम का आप स्वागत करेंगे। हाँ, संस्कृत हिंदी वो बोली अलग है। डॉक्टर शीतल मैडम से निवेदन करूंगा चंद्रकांता मैडम का भी स्वागत करें, क्योंकि आप भी बहुत राष्ट्र हित के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वेदों के ऊपर, आपके ऊपर उपन्ना बढ़ाते हैं। चंद्रकांता मैडम, नहीं, दसरा साहब का मैं मैडम से निवेदन करूंगा कि आप स्वयं करें। नहीं, आप बिल्कुल सम्मान के बिल्कुल, सबसे पहले आपका ही नाम लिया मैं समझ, फिर हाँ, मैं डॉक्टर शीतल मैडम से निवेदन करूंगा कि आप डॉक्टर जयश्री सीएम मैडम का स्वागत करें। एक ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए आपके पूरे स्टाफ का ही, हाँ, आपके पूरे स्टाफ का ही आप सब विशेष सम्मान के इसलिए धनी हैं क्योंकि आप इस विषय के हैं नहीं, और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए आप लोग आगे आ रहे हैं। हाँ हाँ, श्रीमान भरत जी सर का एक आप ऊपर से बता रहे हैं, क्या नाम आपका? हाँ, डालू सिंह जी रावत साहब। हाँ, डालू सिंह जी रावत साहब का स्वागत करेंगे। हाँ, कुमार साहब आप करेंगे, क्योंकि आप भी इतने दूर से पधारे हैं। मैं परिचय दे दूं, आपकी भी, आप गोकुंदा में विरासत हैं और आपकी आध्यात्मिक खूबी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। भले इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन नहीं ली, लेकिन आध्यात्मिक रूप से काफी समृद्ध है ये, और गौशाला में काम कर रहे हैं। और आपके प्रयासों से 17 बीघा जमीन जो है वो यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर मानस गांव में अलॉट हुई है, और तो वह गौशाला और गुरुकुल का एक संयुक्त अभियान भी आपके माध्यम से होने वाला है। आप आगे सारा रथ आपको ही खींचना है आगे। तो फिर हम थोड़ी देर तुम विद्यार्थियों के लीडर बनो। हम तो कितनी हुई जनरेशन है, आपको आने वाली जनरेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये युवा है। और हमारे बीच एक और साथी है गोविंद जी। इनकी मुख्य भूमिका है, क्योंकि यही प्रचार करती है। क्योंकि बाकी मीडिया वालों को बुला तो लिफाफा नहीं तो आते नहीं। हमारे नारायण लेकिन आप हमारे सबसे हर कार्यक्रम में पूरा रिकॉर्डिंग करते हैं, बाकी आते हैं 1-2 मिनट भाग जाते हैं। लेकिन हमारे परिवार के सदस्य है गोविंद जी। ये नारायण जी का स्वागत करने के लिए। और मैं देखिए, मैं एक विशेष मेरी इच्छा थी आज कि नारायण जी संस्कृत के होते हुए मैंने देखिए एक्यूप्रेशर, इधर से पंचगव्य योग, योग कई चीजों में इनकी तो मैं चाहती हूँ कि अगली बार पूरे संस्कृत कॉलेज का विश्वविद्यालय का एक स्टाफ का कार्यक्रम हो, उसमें मैं इनका सम्मान करना चाहती हूँ। हमारे विश्वगुरु विद्यालय की तरफ से आपका तो अब मैडम ने ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अब क्या है कि कितनी बार कोई आदमी होता नहीं, उसके लिए ऐसा बोल देते ना, फिर आदमी उसको बोलना पड़ता है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा ऐसा। एक अकेला आदमी इतने
के विभागों को चला रहा है। अब अपने ये वैकल्पिक चिकित्सा के पितामह भीष्म पितामह जो है प्रोफेसर दशरथ साहब को मैं आशीर्वचन के लिए 2 शब्द के लिए बुलाना चाहूँगा। नहीं, ये आप सब हैं। अगर तुम कॉमर्स से बैठे हो माननीय मंच, थोड़ा प्रयास हो गया, अच्छा लगा। आदरणीय निर्मला मैडम, हमारे सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर, हमारे साथी मार्गदर्शक, मेरा कन्या महाविद्यालय में इनके साथ में हमने बहुत कुछ सीखा। रचना जी एक छोटी बहन, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इनके बारे में, अब तक आप इन्हीं को सुन रहे हैं। नारायण सिंह जी हमारे छुपे रुस्तम, हमारे हनुमान जी, इनको शक्ति दिलानी पड़ती है, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। पधारे हुए मेहमान, BN यूनिवर्सिटी से पधारे हुए साथी, और हमारा दूसरा छोटा हनुमान तेजेंद्र, ये डिप्लोमा कर लिया है इन्होंने एक्यूपेशर का, और एक गुरु बनने की पूरी क्षमता, आचार्य बनने की पूरी क्षमता आ गई है। ग्रेजुएट भी हो गया शायद ना, ग्रेजुएशन भी हो गया इसका, संस्कृत में MA चल रहा होगा, लास्ट चल रहा है। सारी बातें हो गई है, संस्कार की बातें हो गई है, कोई नई बात भी नहीं थी। अपन सब इनको जानते हैं, समझते हैं, बचपन से पढ़ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, मन में कहीं कुचेट भी रहा है कि संस्कार होने चाहिए, बच्चे संस्कार नहीं सीख रहे हैं। ये सब बातें कब से हमारे 60 साल प्लस हो गई तो कुचेटती रही है। अब बात ये आती है कि शुरुआत कहाँ से करें। फिर कॉमर्स का वो तो थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट मेरे को दिमाग में आता है, वो छोटी छोटी शुरुआत करनी हम, तो हमने शिमजी को ऐसे कर दी है। और आचार्य महोदय का जो टीम सर पानी से उनका बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। मेरे को अलग से भी कहा जब पटना जी जाने के बाद कि ये बात बिल्कुल सही है, मैं अपने मन से दिल से चाहता हूँ कि ये हो। ये मैंने बहुत बड़ी बात व्यक्तिगत की, मेरे पुराने साथी भी हैं, में काम भी किया, तो उन्होंने मैं चाहता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि प्रेजेंट सिस्टम में हम उसको कैसे अंदर डालें, वो भी सोच रहे हैं। हमने वो स्टडी कर नहीं, वो आपकी स्टडी में भी प्रैक्टिकली थोड़ी सी थोड़ा उसमें अब एक सिस्टम बना हुआ है यूनिवर्सिटी का, UGC के नॉर्म्स हैं, यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स हैं। अब क्या है, मेरी बात है, BN में आए भी हूँ, सर से ही बात होती है, सैन जी भी हमारे साथी रहे मेरे। सबसे बड़ी बात है, वो भी चाहते हैं, उनकी पूरी इच्छा है धीरे धीरे हम आगे बढ़े। आज हम अगर फाइनेंस बजट मांगे कोई यूनिवर्सिटी नहीं देती, सीधा ऐसा एक भी कम नहीं दें, क्यों खर्च करें आपको, बजट हमें नहीं मिल सकता। हम क्या, हमें क्या है, अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर आप हमें देते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट जो आपके पास सुविधा है हमें देते हैं। आपके पास टेबल कुर्सी दे दो, जमीन दे दो, जमीन दे दो, दे दो, हमें आपके विद्यार्थी दे दो। हमें एक ही चीज़ चाहिए, रचना जी एक बात सुन लो, हमें आपके विद्यार्थी चाहिए, बाकी सब सुविधाएं जो है वो दे दो। इस पर चलेंगे हम, तो हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर संस्था में स्वीकार करेंगे। प्रैक्टिकल बात है, हमें तो आपके विद्यार्थी से रूबरू करा दो, घंटे भर के लिए, 2 घंटे के लिए, फिर हम उनको ढूंढेंगे, हम उन्हें शुरू करेंगे। तो हमारी शुरुआत इस तरह से होगी। तो यहाँ पर भी अपन ने यही बात रही, डिस्कशन हुआ, काफ़ी डिस्कशन हो गए हैं, नारायण से बात हुई, सबसे बात हुई, एक्टिविटी हमारी कुसुम बताइए, मेरा कन्या महाविद्यालय की हमारी विद्यार्थी रही है, तो नया कोई नहीं है यहाँ पर, तो ये भी चाहती है, उनकी भी पूरी इच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी कि एक सिस्टम में जो चीज़ चल रही है उसमें नया सिस्टम कैसे इंटीग्रेट, उसको मिला है कैसे, इंटीग्रेशन कैसे, तो ऐसे ही होगा धीरे धीरे। अगर हम डिमांड करेंगे तो कभी नहीं मानेगा कोई भी, एक तो प्रैक्टिकल बात है। सब बड़ी बड़ी अच्छी बातें हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए। हर जगह फाइनेंस भी आता है, हर जगह व्यवस्था भी आती है, हर जगह कानून भी आते हैं, नियम भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। एक रिपोर्ट से लागू करना चाहते हैं, सबसे पहले बोर्ड ऑफ स्टडीज से शुरुआत होती है, उसके बाद COD में जाता है, उसके बाद जाके आखिर में एकेडमिक काउंसिल पास करती है। कई बार बॉम्बे भी जाना ले जाना पड़ता है, क्योंकि हार्टलेस मेडिटेशन जिससे मैं जुड़ा हूँ, हमने सब यूनिवर्सिटी में MOU किया। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में COD में डिसीजन कराने के बाद MOU हुआ 5 साल के। वाइस चांसलर को भी वो नहीं पूछ रहे थे कि नहीं आप अकेले नहीं कर सकते, तो ठीक है, COD में जैसे स्पेशल इन्वाइट मुझे बुलाया गया, BN तो हो गया आराम से, आपकी बड़ी मीटिंग में हमने कर लिया। तो MLSU की बात बता रहा हूँ, MLSU की बात बता रहा हूँ,
मैंने प्रेजेंटेशन दिया पूरा, बाद में सीवरी मीटिंग में डिसीजन हुआ अप्रूव 5 साल के लिए। तो कई जगह इस तरह से भी हमें जाना पड़ेगा। शुरुआत अच्छी है, उद्देश्य अच्छा है, लक्ष्य अच्छा है, भावनाएं अच्छी है, हम सब अच्छे हैं, बस लेकिन इस सिस्टम में आने के लिए हमें एक प्रयास करना है। हो सकता है कई बार हमें सहयोग मिले न मिले, हमें हमारा काम करते रहें, जितना मिले उतना मिले। आर्य समाज से बहुत लोग मेरे जुड़े हुए हैं। सहयोग की तो आशा काहे न करो अपने। बस अपने लोगों को है, मुझे कहना चाहता हूँ भाई मैं पैटर्न में रखना पड़ेगा। इसीलिए नारायण जी कह रहे हैं मैं फोन करती हूँ। आज मैंने अच्छी क्वेश्चन होगी। शंकरी कॉलेज में एक एनवायरनमेंट हमने क्रिएट कर दिया, एक वातावरण हमने बना दिया यहाँ पर। अब कुछ काम शुरू कर देंगे धीरे धीरे। अब हमें कमरा ना मिले कोई बात नहीं, अलकनंदा मैडम चाबी ले दें तो भी कोई बात लेकिन हम काम शुरू कर सकते हैं। तो गुरुकुल वाले हमारी योजना एक प्रयास चल रहा है हमारा। अभी कल भी हम जाएंगे विद्यालय, सरकारी विद्यालयों को हमने इसमें चुना है, प्राइवेट वाले तो इतना महत्व देते नहीं। सरकारी विद्यालयों में जाएंगे, हर विद्यालय में 1 घंटा हमने मांगा है। वहाँ जाके बच्चों को छोटे छोटे संस्कार देंगे, वेदों के हैं या जो भी अपनी भारतीय संस्कृति के संस्कार। ये कल भी हम एक विद्यालय में जाएंगे, व्यवहारिक जो ज्ञान है जीवन के व्यवहार, वो सभी टीएडी कमिश्नर जो प्रज्ञा केवल रमनी हो गए, मेरे 10 कॉलेज के स्टूडेंट इस तरह से जानती है, मेरी बात हुई। 105 स्कूलों में हमें उन्होंने ये अनुमति निकाल रहे हैं। 105 स्कूलों में हमें 1-1 घंटा देंगे सप्ताह में 2 दिन, और 1-1 घंटा सप्ताह में 2 दिन हम देंगे 8 महीने। 105 स्कूलों के लिए ऑर्डर निकल रहा है कमिश्नर गवर्नमेंट के ट्राइबल एरिया। अब हमारी टीम चाहिए हमें, अब तो ऑर्डर आ जाएगा, मैं सोचता हूँ 10-15 दिन में ऑर्डर आएगा। अब हमें हमारी तैयारी चाहिए। अब 2 घंटे अगर सप्ताह में मिल रहे हैं, 1 घंटा अपन इसमें बात करें, कौन रोक रहा है? क्लास में अंदर विद्यार्थियों के सामने जाने और क्या बात करनी है वो अपने ऊपर है। अनुमति किसी बात की मिलती है। तो ये खुद मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपके लिए मैं प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ। 105 स्कूल का रचना जी को मैं प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, रचना जी को आपका सहयोग चाहिए। हम आपको 105 स्कूल के बच्चे उपलब्ध कराएंगे 1-1 घंटे के लिए सप्ताह में 2 दिन। अब हमारी टीम हमें तैयार करें, उस 2 दिन प्लान हो हमारा, 1-2 घंटे में हम क्या करें, कैसे बढ़े, कैसे इफेक्टिवनेस और बच्चों में बदलाव दिखे। ये हम करेंगे तो धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ेंगे। आपके पास प्रैक्टिकल अनुभव बहुत है, गोविंदा से आए हैं आप, व्यवहारिक अनुभव ये भी जानते हैं कि कैसे काम होता है सब। तो ये बात है, व्यवहारिक जगत में पेशेंस रखते हुए धीरे धीरे हमें हमारे उद्देश्य को ध्यान में रखना है, हमारे लक्ष्य को ध्यान में रखना है, हमारे दिशा हमारी में सिर्फ भटकना नहीं है, उसी दिशा में रहना है और इस काम को हमें आगे बढ़ाना है। ये मैं थोड़े से मेरे विचार थे कि थोड़ा लेट में इसलिए हुआ कि सेक्टर 5 में हमारी कब्जे से मीटिंग थी, वहाँ से यहाँ आने में 1 घंटे से ज़्यादा लग गया, 1 घंटे ज़्यादा समय ट्रैफिक में लग गया। और 2:15 बजे थोड़ा सा मेरा गर्ल्स कॉलेज में एक मीटिंग है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पर हम ले रहे हैं वेलनेस का, उसके लिए तैयारी की मीटिंग है। 2 बजे बाद आपसे अनुमति लेकर जाने को चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, मुझे समय दिया सर जी। मेरा भी है, एक हमारे लिए आचार्य जी आ रहे हैं, आचार्य योगेश जी, वेदों में क्या था, हमारे यहाँ पे लोग की क्लासें चलेगी, तो आप इस कॉलेज में समय देते हो, एक समय का पीरियड यहाँ उनका मिल सकता है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो सर आपने अभी जो पधारे हैं सर, मैं परिचय मेरे को पता नहीं, आप हाँ करवा दो। मेरा भी थोड़ा सा इसमें जैसा कि रचना जी और हम सब मिलके एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, हम सबका जुड़ा हुआ है कि दिव्य मानव परिवार है जो गुड फॉर ऑल, जैसे संस्कृति और संस्कारों के लिए हम सब एकजुट है। तो हमारे डॉक्टर ओपी महात्मा हमारे पितामह स्वरूप है, तो हमारे सबसे सीनियर है हमारी टीम के आप, और फेडरेशन ऑफ NGOs बना रखा है राजस्थान का, उसमें 150 संस्थाओं के साथ आप काम कर रहे हैं। तो आपका हमारे परिवार में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन।
और जैसा कि हम सब तैयारी तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसको आगे ले जाने के लिए युवा शक्ति का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो ऐसे युवा मनोज जी जो है, मनोज जी राजपुरोहित, ये भी हमारे साथ है। और कल ही हम लोग एक गुरुकुल विजिट के लिए माउंट आबू जाने का प्रोग्राम बनाया आपने, आप भी कहीं ना कहीं हमारी थीम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे राजमल जी चौधरी, ये भी हमारे लोक अधिकार मंच से जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। आपका भी स्वागत। अभी आप पधारे, आप तीनों का संस्कृत विभाग में आप हृदय से आभार आपका, स्वागत, धन्यवाद और पधारे। आगे सरता में अभी बीच में दूसरा साथ का बताऊँ कि अभी उधर ओपीटी चल रहा है और इधर 3-4 कोर्स चल रहे हैं एक्यूप्रेशर में। तो वो जो फसल ले रही है तो सब आपके आशीर्वाद से है। तो आपका विभाग की तरफ से आपका विशेष धन्यवाद, क्योंकि जो हो रहा है आपने बहुत सारे कोर्स लाए, अभी हार्टफुलनेस के 2 कोर्स और लाए आप, तो उसका भी चल रहा है कार्य। तो बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, नए कोर्स। संस्कृत के विभाग की तरफ से आप 10 कोर्स अभी चल रहे हैं। पहले संस्कृत के 1-2 चल रहे थे, अभी 10 हो गए लगभग, ठीक है ना। तो अभी सर का बहुत आशीर्वाद है और आगे भी चाहिए, और हम मार्गदर्शन सर से लेते रहते हैं। इसी कड़ी में आगे में श्रीमान भरत जी कुमावत साहब, आप कुछ 2 शब्द कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, आपको भी पहले आप इंग्लिश विभाग अध्यक्ष जयश्री सिंह मैडम को मैं 2 शब्द के लिए आपको करता हूँ। आप सबका साधुवाद, अभिनंदन और प्रणाम। देखिए, हमारे साथ अभी जो भारत सरकार या हम यूनिवर्सिटी, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, उन सबके सामने एक ही प्रश्न है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को तो लाना चाह रहे हैं, और हम सब जो फैकल्टी के लोग हैं उन सबको कहा गया है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को थोड़ा समझने की कोशिश करें। और तो अब क्या हो रहा है कि जब हम कोशिश करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक ऐसा पेड़ हो गया है, बरगद का पेड़, कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को कहाँ से शुरू करके और कहाँ जोड़े उस पेड़ में। तो उसका एक सीधा सा है कि हम हमारे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर 2 बातों का ध्यान रखें। एक है स्किल एनहांसमेंट और एक है एबिलिटी एनहांसमेंट। स्किल एनहांसमेंट का मतलब है हाथ का कौशल, जिसमें हमारी सारी इंद्रियां हाथ के कौशल को पकड़ना चाहती हैं। और एक है एबिलिटी एनहांसमेंट। एबिलिटी एनहांसमेंट का मतलब है कि हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो कंट्रोल्ड वे में परंपरा और ज्ञान को समझने की कोशिश करें, ताकि संस्कार आगे बढ़े। तो संस्कार हमारी इंद्रियों पे निर्भर है। अब ये 6 इंद्रियां जो हैं वो अगर हमारे शरीर को एक डायरेक्शन की तरफ ले जाएंगी तो सही रहेगा। अब आता है कि सिलेबस। हम सब यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या संस्थाओं में या कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ समाज को प्रदान करें। तो जैसे अब इनका बहुत बड़ा एक एम है विश्व गुरु विद्या या विश्व कुटुंबकम, उससे भी बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है। तो इतने 2 बड़े ऑब्जेक्टिव में हमको 7 मिलियन लोगों को भी जोड़ना है और 150 करोड़ को भी जोड़ना है, ठीक है ना। तो अगर हम कैलकुलेशन लगाएं कि हम तो सिर्फ यहाँ पे 100 बच्चे हमारे, या समझ लो अगर फर्स्ट ईयर में आए तो 300 बच्चे हैं या 150-250 हैं। अगर हर यूनिवर्सिटी का लगा लें तो हो सकता है पूरे 2.5 लाख हो जाए। अब 2.5 लाख के लिए हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने 2 ऑप्शन दे दिए कि भाई तुम एक सांस्कृतिक कौशल विकास करो और एक यौगिक विज्ञान की तरफ बढ़ने चलो। तो यौगिक विज्ञान हमारी 6 इंद्रियों को कंट्रोल करेगा और सांस्कृतिक विकास जो कौशल है वो हमारे शरीर की इंद्रियों को एक डायरेक्शन की तरफ ले जाएगा कि कैसे हम हमारी अलग अलग डिसिप्लिन, जो भी हमको अंग्रेजों से मिला या यूरोप से मिला या आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिलेगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहे इंडिया दे या वर्ल्ड दे, वो सांस्कृतिक विकास में कहाँ योगदान कर रहा है, इस चीज़ को हमको समझना है। तो सांस्कृतिक विकास का मतलब है कि हमारी 6 इंद्रियां सांस्कृतिक विकास को हाथ से लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हाथ का मतलब है कि मेरा शरीर जहाँ जहाँ जा रहा है वीडियो के थ्रू या आवाज़ के थ्रू
वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे आगे मेटावर्स में चला जाएगा। तो जब वो मेटावर्स में चला जाएगा, इसका मतलब है कि हम इंद्रियों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड की, या हमारे समाज की, या हमारे युवा की। तो आप ये देखिए कि अगर यौगिक विज्ञान और सांस्कृतिक विज्ञान कौशल में जोड़ दिया जाए, और जैसे एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि हम हर साल किसी भी तरीके से अगर विद्यार्थी कहीं ना कहीं इन दो विद्याओं में चल रहा है तो उसको क्रेडिट्स देते जाएंगे, 2-2 क्रेडिट देते जाएंगे, और उसके रिजल्ट में वो 2-2 क्रेडिट जुड़ते जाएंगे। तो जब वो 2-2 क्रेडिट जुड़ने शुरू हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी स्पीड तेज हो जानी चाहिए। जैसे मैडम हमारे पद्मश्री सम्मानित हैं रचना जी तालंग, इनने इतनी बढ़िया तरीके से वो राष्ट्रपति वो भी एक राष्ट्र सम्मान ही है, और ये भी राष्ट्र सम्मान है, और हमें समझ के विभूत है कि उन्होंने हमको यहाँ पे आके एक ज्ञान की परंपरा शुरू करी है। लेकिन आप समझने की कोशिश करिए कि ये सिर्फ 2 क्रेडिट की बात कर रही है जो विद्यार्थी के मार्कशीट में आएगी, लेकिन उस 2 क्रेडिट के लिए हम अलग अलग तरीके से अपनी इंद्रियों और शरीर से अपने अपने फील्ड में उनको बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि वो 2 क्रेडिट करते करते इतना बड़ा क्रेडिट सांख्यिकी तौर पर चला जाए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर जूलॉजी का है, लॉ का है, या एग्रीकल्चर का है, तो एग्रीकल्चर वाला तो कह रहा है भाई मैं तो सांस्कृतिक इंद्रियां को भी कंट्रोल कर रहा हूँ, सब चीज़ें कर रहा हूँ, मैं एग्रीकल्चर वाला तो बड़ा सफल, मेरे को तो देश के लिए सबसे ज़्यादा फंड मिलना चाहिए, और बजट में इस बार सबसे ज़्यादा फंड एग्रीकल्चर फील्ड को मिल गया। ओके, तो यहाँ तो हम कर ही रहे हैं काम। लेकिन अगर सपोज ये पर्यावरण वाले हैं, ये लॉ वाले, अब लॉ वालों को एक चीज़ का छोटा सा कि मेरे से एक प्रश्न करा फैकल्टी वाले ने कि भाई इंडियन नॉलेज सिस्टम में मनुस्मृति पढ़ा देते हैं। भाई देखिए, मनुस्मृति तो एक ज्ञान परंपरा का एक छोटा बड़ा विषय हो सकता है जो उसको अलग रखना है। हमको क्या करना है, हमको ऐसे केसेस डिस्कस करने होंगे, लॉ के जो फैकल्टी के लोग हैं उनको ऐसे केसेस को लाना पड़ेगा जहाँ पर हमारी कोई संस्कृति के, जब हम एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में 1857 से या 1210 से ट्रांसफर हो रहे थे, तो कुछ ऐसे कानूनी केस उठाएं जहाँ हमारी, जैसे मैडम ने कहा कि टेबल कुर्सी, तो एक मूवी है पद्मावती जिसमें गाना है टूटे हुए ख्वाबों को, गाना है टूटे हुए ख्वाब, जिसमें वैजंती माला और पी कुमार है ना। तो उसमें ये कि कुछ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कानून कुछ पिक्चर्स के थ्रू उठाएं जहां हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ और वो लॉ में ट्रांजिशन करवाएं। तो ये उसमें यही था कि सारा जो फॉरेस्ट है वो कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा था टेबल कुर्सी के लिए। तो मैडम आज जो 21वीं सदी की है वो उस पिक्चर को आज भी जोड़ रही है, लेकिन वो पिक्चर को कितना फोकस किसने किया था, एक डॉक्टर विजय शर्मा है, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनकी 300 साल के वंशज किसी ज़माने में चले गए थे और वो उसके आज वंशज 75-80 साल के खुद हो गए। उन्होंने 7 दिन उस पिक्चर पे हमको पढ़ाया मोहनलाल सुब्राया यूनिवर्सिटी में, 7 दिन, और अलग अलग तरीके विषय उसमें जोड़े। उस पद्मावती क्या नाम था उसका, पद्मावती थी क्या जिसमें पद्मावती तो एक तो जौहर वाली थी, उसका भी नाम वैसे भी नाम था, उसका जो फेमस गाना है टूटे हुए ख्वाब लाइन शोर। तो मतलब वो एक व्यक्ति NRI, क्योंकि भारत सरकार ने एक विशेष छेड़ा था ज्ञान करके छेड़ा था कोरोना से पहले, 2014 से लेके 2018-19 तक चलता रहा है ना। वो क्यों चलता रहा कि भारत सरकार का ये मिशन था कि किसी भी तरह से जितने भी 14 मिलियन भारतीय जो 300 साल से अपने वंशजों को वहाँ कैरी करे हुए और सारी संस्कृति लिए हुए वहाँ पे जिंदा रखे हुए भारत की, उस ज्ञान को एकेडमिक नेटवर्क को थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी तरह से जोड़ा जाए और उनको कहा जाए हर यूनिवर्सिटी में अपने भाषण करें। तो वो वाला मिशन पूरा हो चुका है। अब ये वाला मिशन स्टार्ट हुआ है जिसके लिए हम छोटे छोटे पायदानों से यहाँ इकट्ठे होके और अपनी अपनी यूनिवर्सिटी अपने अपने इंस्टीट्यूट को उस 2 क्रेडिट के लिए चेज कर रहे हैं, जो NEP में हमारे विद्यार्थियों को
जो 70 करोड़ की जनता में शामिल है उनके लिए दौड़ लगा है। तो उसमें चाहे हमारी नौकरी भी होगी, एम्प्लॉयबिलिटी भी होगी, स्किल भी होगी, हमारी खुद की भी होगी, उनकी भी होगी। तो ये सब चीज़ें मिशन, आप सोचिए कि एनआरआईज ने हमारे भारत सरकार को इतना कंट्रीब्यूट किया, तो ज़्यादातर वो आईआईटी और आईआईएम या सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में ही आगे 7 दिन के लेक्चर ले रहे थे और लगातार 7 घंटे पढ़ा रहे थे, एक दिन में 7 घंटे। देखिए उन एनआरआईज की वो शक्ति कि वो उनको 7 दिन दिए गए और उनको क्लास लेंगी 7 दिन पर डे, और उन्होंने पूरा जितना भी रिसर्च करा बाहर, अपनी जो भी किताबें वहाँ चली गई थी ट्रांसलेट होके, अब उनकी हमारी गलती है। हमारे यहाँ ब्राह्मणिकल सिस्टम था, हमारे कुछ पक्ष को एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी, कुछ जेंडर को ही नहीं मिल पा रही थी, तो हम 50 साल से ही तो उन्नति कर पाए या 75 ही उन्नति कर पाए। लेकिन हमारा जो ज्ञान है वो 200 साल से वहाँ दूसरी जगह चला गया, क्योंकि हमारे भारतीय जहाज़ों के थ्रू, जमीन के थ्रू जा रहे थे। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें, अब ये दूसरा मिशन है उस एनईपी को जोड़ना। और जो युद्ध के टाइम जो विश्व में युद्ध चल रहे हैं उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि हमारे जो बच्चे हैं वो युद्धों के बारे में ना बात करें, पर्यावरण, एग्रीकल्चर और उनसे ज्ञान ले की बात करें, तो अपने अपने लोगों से जुड़ेंगे। और ये सारे विश्व के लोग अपनी अपनी कंट्री में ये सब काम करते हैं, सभी दुखी हैं अपने बच्चों से। ये जो आपका संस्कृत विभाग ने 2 बजे तक का टाइम मिला था, मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। अपन समापन की ओर मैडम बोल रहे थे, मुझे यूँ लग रहा था कि साहित्य के हैं, साहित्य में तो भाव तो भरे पड़े हैं। मेरे को यूँ लगता है आपका पूरा अलग से व्याख्यान रखवाए, ऐसा मतलब समुद्र भरा हुआ है। मैडम आपका विशेष आभार, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूँगा भरत जी सर को, आप नाश्ता लीजिए। आप सभी मंचासीन दिग्गजों का सभी मंचासीन वीरजनों, अतिथियों का अभिनंदन, आभार एवं समस्त पधारे हुए शिक्षा में संस्कार संगोष्ठी के प्रतिभागियों का भी अभिनंदन, आभार। जैसा कि अभी नारायण जी कह रहे थे, वास्तव में चुनौती तो है कि सागर को बूंद में कैसे व्यक्त किया जाए। वेट कर ले, फिर नाश्ता कर लेते हैं, फिर आप चलने दो, कुछ नहीं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ट्रीटमेंट डायग्नोस के बाद शुरू करते हैं, ताकि एक बार प्रॉब्लम डायग्नोस हो जाए तो उसका रीजन पता पड़ जाता है, फिर ट्रीटमेंट देते हैं। तो उसी तरीके से जिजीविषा तो सबकी है। भारत सरकार भी नेहरू जी के टाइम से ये कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा में मूल्य का समावेश होना चाहिए, क्योंकि मूल्य नहीं आ रहे हैं तो शिक्षा तो फिर वो शिक्षा कोई काम की नहीं। और जैसा कि जयश्री जी ने भी कहा कि पूरा विश्व इस त्रासदी से त्रस्त है कि हम शिक्षा तो दे रहे, पेट भरने के लिए तो तैयार कर रहे हैं बच्चों को, लेकिन जीने के लिए तैयार नहीं कर रहे। और जीवन तभी होता है जब हमें हमारे संबंधों के प्रति जागृति हो। अब जैसे विषय चल रहा था कि ये तो विषय तो समुद्र जैसा, अब इसको कतरे में कैसे समाया जाए, बहुत बड़ा विषय है। जैसे जी को टाइम लग रहा है, तो सबको यहाँ अगर खुल के बोला जाए कि यार पूरे लो तो महीने भर तो संगोष्ठी खत्म ही नहीं होगी। और उसका समाधान है ये संस्कृत, क्योंकि हम एलोबरेट कर रहे हैं चीजों को, बूंद को सागर बना रहे हैं, ये वर्तमान शिक्षा है। लेकिन सागर को बूंद बनाना अगर किसी भाषा के कौशल में है तो वो केवल और केवल संस्कृत। क्योंकि आप एक श्लोक में तो, अरे एक ही, और हमारे पूर्वजों की यही खासियत है कि उन्होंने इस विराट ज्ञान को कम से कम शब्दों में भी अभिव्यक्त किया है। ये आपका समर्थन में कर व्याकरण में सूत्र होते, उसमें कहा कि अर्ण मात्रा लागुण पुत्र पुत्र जन्म मन्यन्ते व्याकरण के लोग
आधी मात्रा भी कम करते तो सोचते हैं कि मैंने सूत्र में बना दिया, एक पुत्र जन्म के तरह से खुशी मनाते हैं। इसलिए हमारे पास करने को कुछ भी नहीं है, लिटरली देखा जाए सब कुछ रेडीमेड दे दिया है हमारे पूर्वजों ने हमारे, केवल इसको प्रमोशन करने की जरूरत है। और जैसा कि मैं कह रहा था, हमें ये बात समझने की जरूरत है कि आज इतनी ऐसी क्या परेशानी आ गई कि हम खरा सोना लेके बैठे हैं और हमारे को मुकाबला करना पड़ रहा है पीतल से। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हमारे पास खरा सोना है और पीतल वाले हमारे से ज्यादा मार्केटिंग करके वो कर रहे हैं, तो हम कैसे इस खरे सोने को वापस से इसका मूल्य दिला पाए और लोग कैसे समझ पाए। लोगों की आंखों के आगे तो एक पर्दा पड़ा हुआ है, पूरे समाज के आगे, संस्कृति के आगे और सरकार के आगे। तो इस पर्दे को ही हटाना है, एक तो चीज है। और दूसरा, चुनौतियां तो पग पग पे आएगी ही, और मैं जिस चुनौती की तरफ आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वो ये है कि पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए कि जब हम विश्व गुरु भी थे, सोने की चिड़िया भी थे, दूध दही की नदियां भी बहती थी, अजात शत्रु भी था भारत, और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र भी था, दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र भी था, तो आज ऐसी स्थितियां कैसे उत्पन्न हो गई कि हम लोग जो टॉप पे है वो हमारे पिछड़े हुओं की तरफ देख रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता की तरफ देख रहे हैं। तो इसका मूल मंत्र है कि इस राजनीतिक मानसिकता ने हमारी संस्कृति सभ्यता के साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया। अंग्रेजों ने एक मिनट नहीं सोचा कि हम दुनिया की, अंग्रेजों ने एक मिनट नहीं सोचा, इस ब्रिटिश पार्लियामेंट ने और ब्रिटिश राजघराने ने एक मिनट नहीं सोचा कि हम इस दुनिया को, इस धरती का कल्याण करने वाले ज्ञान को, धरती को, सबको सही दिशा दिखाने वाले लोगों को किस बेदर्दी से, किस बेरहमी से खत्म किया हमारी भारतीय संस्कृति को, इस और ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। कानून बना के, अगर अंग्रेजों ने कुछ किया तो सबसे पहले कानून बनाया उन्होंने, शिक्षा का कानून, और संस्कृत में शिक्षा देने को, गुरुकुल में शिक्षा देने को अवैध करार दिया। बहुत ही, ये आज जो सभ्यता संस्कृति है, ये हमारे लाखों करोड़ों पूर्वजों की लाशों पे, खून पे, उनको दबा के फिर इस व्यवस्था को उन्नत किया गया। ये ऐसे ही नहीं है, ये गुरुकुलों को बर्बाद किया। और यहाँ जैसा कि अगर मैं चाहूंगा कि आप राजीव दीक्षित को जरूर एक बार व्हाट्सएप, इस पे यूट्यूब पे सर्च करें राजीव दीक्षित को, तो आप वो सारी चीजें डिटेल में आपको मिलेगी। तो हमारे सामने ये है कि कानून बना के इन सब चीजों को थोपा गया केवल अपनी मार्केटिंग करने के लिए और इस अंग्रेजी व्यवस्था को थोपने के लिए। लेकिन फिर भी वो जैसे एक अपने एक शेर भी है कि कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सब आए, मुगल भी आए, सब आए, आक्रांत आए, अंग्रेज भी आ गए। जो राम की बात हो रही है उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, अपन इसके लिए नहीं। अब इसमें यह कि मूल चीज वही है कि हम जब समझ जाएंगे कि किस प्रकार से हमारी संस्कृति सभ्यता को दबा तो कोई भी नहीं पाया। आज दिन तक अंग्रेज आए, कितने भी आक्रांत आए, तलवार लेके आए, तोप लेके आए, सब लेके आए, शिक्षा, मैकाले की शिक्षा लेके आए, सब भारतीय की आज जो सी व्यवस्था चल रही ये भी लेके आए, लेकिन आज तक इस धरती पे भारतीय शिक्षा सनातन की जड़ें इतनी गहरी कि कोई नहीं मिटा पाए। आज वो ब्रिटेन खुद मिटने की कगार पे है, लेकिन हमारी शिक्षा को तो नहीं मिटा। अब ये समझने की जरूरत है कि वो सनातन जिंदा किसने रख रखा। आज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चली, तो मैं बताता हूँ कि यहाँ दो ही व्यवस्था है, एक तो भारत की परिवार व्यवस्था और दूसरी सारी व्यवस्था है। तो मैं एक बार चाहूंगा कि भारत की परिवार व्यवस्था के अलावा जितने भी संगठन बने हैं सब आर्टिफिशियल संगठन है। क्योंकि अगर इस प्रकृति ने, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कोई ज्यादा कुछ नहीं किया, उन्होंने तो प्रकृति का जो नियम है उसको जाना, उसको समझा और उसके आधार पर ईश्वर का आविष्कार किया। जहां तक मैं जान पाया कि हमारे लोगों ने खोज की, पूर्वजों ने खोज की कि ईश्वर को कैसे एक आम आदमी को समझाया जाए, कैसे अंगूठा छाप जो निरक्षर है उसको उस सर्वोच्च ज्ञान से कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए ईश्वर का आविष्कार किया हमारे पूर्वजों ने और अपने दैनिक जीवन में उसको जोड़ दिया।
इसलिए कोई कहता खोज आविष्कार ईश्वर की खोज। अरे आविष्कार वो अब डिबेट करेंगे, उसमें खोज है कि आविष्कार है वो तो अलग बात है। नहीं, अब ये समझने वाली बात है कि वास्तव में प्रकृति है या ईश्वर है। आपके सारे देख लो, आपके जितने भी पुराण हैं, विष्णु पुराण देख लो, शिव पुराण देख लो, ब्रह्म पुराण, सारे पुराण जाके कहीं ना कहीं प्रकृति के नियम से जोड़ते हैं। वो सब कहते हैं कि वो नीला मतलब मैं ही मैं हूँ, तो मैं कौन है? प्रकृति के अलावा कोई मैं नहीं। तो इसलिए वो ठीक है, वो आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ, पर मैं मूल विषय ये चाहना चाह रहा हूँ कि भाई हमारा विषय शिक्षा में संस्कार कैसे आएंगे। ये है एक छोटा सा उदाहरण है कि एक बार कुछ एक व्यक्ति थे जो गांव के बहुत सम्मानित थे, गुरु थे। तो वो एक लाइट लगी हुई थी, उसके नीचे कुछ ढूंढ रहे थे। तो कुछ लोग आए गांव के, तो वो कहे गुरु जी क्या ढूंढ रहे हो? कि यार मेरी सुई गिर गई तो मैं ढूंढ रहा हूँ। वो चलो अपने भी सुई ढूंढो गुरु जी के साथ। तो वो 2-4 लोग भी ढूंढने लग गए। फिर 2-4 लोग और आए, वो क्या कर रहा? अरे यार गुरु जी की सुई गिर गई तो सुई ढूंढ रहे। घंटा पर ढूंढी उन्होंने, जो मिली नहीं। तो फिर एक समझदार आदमी ने पूछा, अरे गुरु जी ये सुई गिरी कहाँ पे? तो क्या? अरे गुरु गिरी तो वो नदी के उधर थी। अब लोग के वहां सुई गिरी, यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा यहाँ पे लाइट है इसलिए ढूंढ रहे। ठीक है, तो उसी तरह से ये शिक्षा में संस्कार जो है ना, हम संस्कार को शिक्षा में ढूंढ रहे हैं, जबकि वो शिक्षा में नहीं है संस्कार। वो संस्कार है हमारे गुरुकुल में और वो संस्कार है हमारे परिवार में। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम इस चीज को समझें कि संस्कारों का स्रोत क्या है, गुरुकुल और परिवार। इनके अलावा इन शिक्षा केंद्रों में संस्कार ढूंढने जाओगे तो प्रिंसिपल साहब कहेंगे कि आप तो छुट्टी लो क्या, और आपको जो सिलेबस दिया वो पढ़ाओ और इस चक्कर में मत पढ़ो। इसलिए बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने, क्योंकि लगभग 70-80 साल दबा दबा के इस भारतीय संस्कृति को दबा दबा के गैर कानूनी बता के इस व्यवस्था को थोपा है जिसको आज हम अपना मान रहे हैं। तो मुझे लगता है काम करने की ज़्यादा जरूरत है। बहुत ज़्यादा बोलने से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन ये समय आत्मगौरव और आत्मसम्मान जिस दिन हमने अपने आप में जगा लिया तो दूसरे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। आज चक्कर क्या पड़ रहा है कि मेरे पास जो धन है, असली सोना मेरे पास है, लेकिन मैं पीतल के प्रति लालायित हूँ। तो केवल इस भ्रम को, इस नासमझी को दूर करना है। और दूसरा वो केंद्र स्थापित करना है जो कि रचना जी कर रहे हैं। वो केंद्र स्थापित करने हैं, संस्कृति में विरासत केंद्र हमको गुरुकुल स्थापित करना है। और सबसे बड़ी बात है, सबको गुरु भाव में आना पड़ेगा। अपनी संस्कृति में कोई कॉमर्शियलाइजेशन तो भारतीय संस्कृति में कभी रहा ही नहीं है। कभी भौतिकवाद भारतीय संस्कृति ने बढ़ावा ही नहीं दिया है। केवल एक ही बात रहा है, सत्यवाद। और सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो हमारे अंदर जो तत्व है वो सत्य का तत्व है और वही ज्ञान का भी स्रोत। इसलिए हमारे पास तो बहुत चीज़ें हैं, सब कुछ यही हुआ है, गिफ्ट तो मिले ही। और हम सब यहाँ कम से कम मैं इतना विश्वास से कह सकता हूँ कि जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सब कहीं ना कहीं अपनी आत्मा से कनेक्टेड है। वो कहीं भौतिकवाद से कनेक्टेड नहीं है। ये तो यहाँ नहीं आते, क्योंकि रचना जी को बहुत बार सुना, शुरू में हमको भी आता था यार मैडम ऐसी बातें करती है, कौन मानेगा, किसको रोजगार तो मिल ही नहीं रहा इनसे। हम भी बहुत पीड़ा के बाद आज इस स्थिति में आए कि यही सही है। कई बार लगता था कि रचना जी पर इसे रोजगार नहीं मिलेगा। आज रचना जी के सामने भी वही चुनौती है, मेरे सामने भी यही चुनौती है कि हम तो सब एग्रीड है, लेकिन हमारे बच्चे एग्रीड नहीं। तो इसलिए हमको इस चीज को समझना पड़ेगा, उनकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि उन्हीं के लिए हम तैयार करें। अगर बच्चों को हलवा खिलाना है, दवाई खिलानी है, तो उसका टेस्ट में, चॉकलेट टेस्ट में दवाई मिला दो, उसके टेस्ट में मिला के देना पड़ेगा। यही अपने को स्किल की जरूरत है। और वैसे रचना जी का प्रयास देखिए आज केंद्र सरकार तक पहुंच गया है, लेकिन मेरा फिर भी कहना है इन सरकारों के भरोसे न रहें। सरकारों का एक एजेंडा है। आज आप एक छोटी सी बात कर लो, ये तंत्र, मेकाले तंत्र इतना स्ट्रांग है दुनिया में कि आप एक छोटी सी कुछ हलचल करके देखो, आप स्कूलों में, दुनिया में हका मच जाएगा। और ये सब, ये प्राइम मिनिस्टर हो कि कोई भी हो, ये कहेगा अरे बंद करो इसको। अपनी दुकानदारी तो दुनिया में चल रही है, वो बंद हो जाएगी। इसलिए हमको तो जमीन से, अपने परिवार से, अपने समाज से नई व्यवस्थाओं का सृजन करना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था कभी कुछ नहीं देगी। जैसा कि नारायण जी ने भी कहा, वो मैडम ने भी बोला कि चुनौती है हमारे सामने, सिलेबस में तो अलाउ नहीं करते। तो भारतीय इनकी हिम्मत नहीं है सरकारों की
कि इसको कुछ कानून बना के लागू कर दो संसद में, क्यों नहीं कर रहे? ये आज जो सत्ता में है ये लोग क्या कह के आए, स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, भारत भारत कह के आए और बट्टा डाली, ये भी उसी लाइन में कुछ नहीं कर पा रहे। इसलिए हमारे घरों से ही क्रांति शुरू होगी। धन्यवाद। और वकीलों को भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। वकीलों में बार एसोसिएशन में भी एक दिन क्योंकि आजादी की लड़ाई तो वकीलों ने लड़ी। भरत जी सर का वो व्यावसायिक लड़ाई थी। विशेष आभार। नहीं, वो वेबसाइट थी, पर वेबसाइट को उन्होंने मानव का एक नहीं, देखिए ऐसा था कि जब हमारे देश में मुगल आए थे तो मुगलों के एक हाथ में तलवार से एक हाथ में कुरान, उन्होंने कहा धर्म स्वीकार करो या तो मत। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने एक हाथ में बाइबल रखी, दूसरे हाथ में उन्होंने रुपये रखे, नोटों की गड्डियाँ, और वो आपको तनख्वाहें दी कि भैया आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी अगर आप हमारे इस धर्म और संस्कृति का प्रचार। तो हम लोग आज उसी तनख्वाह के जाल में जकड़े हुए हैं। हमने भी 60 साल बाद ही काम शुरू किया। क्यों? क्योंकि 60 साल तक नौकरी की तनख्वाह के लिए, और आज हम पेंशन के लिए काम किया, और उसके बाद हमको समझ में आया कि नहीं, हमने केवल पैसे के लिए काम किया, लेकिन हमको अपनी संस्कृति के लिए भी काम करना चाहिए। तो ये जो पैसे का जंजाल है, ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात है। आज भी देखिए जो मिशनरीज हैं, जो ये कहते हैं, जिनको ये क्या कहते हैं, मुसलमानों के जो विद्यालय मदरसे, इनको लाखों करोड़ों का पैकेज मिल रहा है। लेकिन अगर मैं एक वेद विद्यालय खोलती हूँ तो आप में से कोई भी उसमें सहयोग नहीं करेंगे। सरकार तो नहीं करेगी, जो नहीं करेगी, क्योंकि हम लोग भी अपनी संपत्ति, अपनी संस्कृति के लिए लेने को तैयार नहीं है। इसलिए हमारा आर्थिक पक्ष कमजोर है। इसलिए हम चाहते हैं कि उधर भी अपन ध्यान दें, और हमारे लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो निःशुल्क शिक्षा देने को तैयार है, लेकिन योग क्या है, प्रोफेशनल। तो हमको भी थोड़ा अपने आप को प्रोफेशनल। और सबसे बड़ी बात है समय का। देखिए आपको अगर तनख्वाह मिल रही है तो मैं आपको ज़्यादा तनख्वाह नहीं की आकर्षित कर सकती, और क्या तरीका है? आप अपने स्व विवेक से आ जाए तो ठीक है, वरना हमको एक ये रास्ता भी अपनाना। तो ये जो फॉर्मल सिस्टम है, इस फॉर्मल सिस्टम में हम कैसे प्रवेश करें, उसका एक ही रास्ता संस्कृति का हमने किया। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैडम बहुत हमारे अग्रणी हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम विश्वास दिलाते हैं कि मैडम की हर भावनाओं को हम समझते हैं और साथ देंगे मैडम का, और आगे से आगे और कभी को जोड़ने का भी प्रयास करेंगे। और ऐसा है कि आप इस कार्य को कर रहे हैं तो आपको कभी उदास होने का मौका नहीं देंगे। वैसे ऐसे कई मौके आए हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, पर अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। और उनके भरत जी सर के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप वकील साहब हैं तो पैसे से तो ऐसे वकील चाहिए, और इन्होंने एक नाम लिया, वो काफ़ी है इनके किरदार के लिए। उन्होंने कहा राजीव भाई को कर लेना, और मेरे में ये सारे जो परिवर्तन आए और जो सारे सब कुछ हुआ है, ये उन्हीं की मेहरबानी है। और अपनी जो दोस्ती ये जो खास हुई ना, वो उनका कारण भी राजीव भाई है, क्योंकि वहाँ पे राजीव भाई का नाम दिया था फर्स्ट सेमिनार में, तब से आप सब मेरे दिल में बस गए थे। तब से सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें बोली, मैंने कहा नहीं हमको ऐसा करना है। आप लेकिन आप दुर्भाग्य समझे कि राजीव जी दीक्षित ने ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जाके पूरी ब्रिटिश काल में जो भी किया, सब फाइलों की स्टडी की, और उसके बाद ये ज्ञान बांटा। लेकिन जब उनकी डेथ हुई ना, एक भी अखबार में हिंदुस्तान के एक भी न्यूज चैनल पे सूचना नहीं मिली। और आज भी बहुत लोगों को तो पता ही नहीं कि राजीव जी दीक्षित नहीं है। अगर मैन टू मैन कर रहे हैं ना, तो वो भी अपन जो मैन टू मैन सूचना से ही पता पड़ रहा है। मतलब ये सिस्टम कितना दबाव। आप यूट्यूबर पे फॉलोअर्स देखो, उससे पता लग जाएगा कि राजीव भाई कौन थे। आज मतलब लाखों करोड़ों उनके फॉलोअर्स है, तो ऐसे ही नहीं होते। तो उनकी जो बात है ना, आप इसे एक बार सुनना शुरू कर दो, फिर उनसे हटने की कभी इच्छा नहीं होती विषय। मतलब इतनी प्रतिभावान, और वो IIT कानपुर टॉपर थे। ऐसी कोई मतलब छोटे छोटे ऐसी कोई बात भी नहीं थी। वो तो ऐसे उनके बहुत सारे ऑफर भी थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी पैसे से काम नहीं किया। तो भरत जी भाई साहब, आपका बहुत स्वागत।
और नया ये भरत जी वैसा भारत, नया भारत के लिए हम कामना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमारे बीच में मैडम पधारे, मैं नाम नहीं बसंती जी वैष्णव है। हाँ, और आप मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट की संस्थापिका अध्यक्ष है, बजरंग सेना से जुड़ी हुई है। अच्छा, और हमारे दिव्य परिवार की तो ये रीढ़ की हड्डी है। तो आपका भी स्वागत। तो आपका शीतल जी से आग्रह करूंगा कि एक मिनट में अब क्या अपना खुला मंच है, तो कोई भी अपने व्यक्त करना चाहे, जिसमें हमारे जो विद्यार्थी में एजेंट है तो, और समय सीमा भी हमारे है, तो अपना आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम देजेंद्र सिंह है। मैं एक एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और साथ में एमए संस्कृत के विद्यार्थी भी हूँ। अभी क्या है कि करीब 1 साल पहले मैं एक लेटर लिख रहा था कि भारत विश्व गुरु कैसे बन सकता है। मतलब मेरे दादाजी हैं तो उनके साथ मैं डिस्कस कर रहा था कि भाई कैसे इसको किया जाए। तो उसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप क्या चाहते हो, जब अगर भारत विश्व गुरु बन जाए तो उसमें क्या आप क्यों चाहते हो, क्या क्या चाहते हो, लिख के बताओ मुझे। तो फिर मैंने उनको बताया कि भाई मैं भारत को विश्व गुरु बनाना इसलिए नहीं चाहता हूँ, वो मेरा अहंकार है। जैसे होता है ना कि मेरे घर बड़ा हो, मेरे घर में गाड़ी हो, मेरे घर में ये हो। तो भारत को विश्व गुरु बनाना अपनी कोई अहंकार की बात नहीं, वो विश्व कल्याण के लिए। अगर भारत विश्व गुरु बनता है तो पूरे विश्व का कल्याण होता है। अगर वैदिक ज्ञान से भारत विश्व गुरु, जब तक वैदिक ज्ञान की स्थापना नहीं होगी भारत में, तब तक पहली बात तो विश्व गुरु बनेगा नहीं। और अगर वैदिक ज्ञान आ गया तो आज जो विश्व में सबसे बड़ी जो समस्या है, आज देखिए आप, सबसे बड़ी जो समस्या है विश्व की, वो क्लाइमेट चेंज, जो कि शायद भारत में बहुत कम जगह बातें हुई इसकी। क्लाइमेट चेंज जो कि अपने ऊपर एक क्या कहते हैं तलवार लटक रही है क्लाइमेट चेंज की। जो जो इस विषय में जानते हैं, आप जानते होंगे कि कितनी बड़ी समस्या, सब तरफ बाढ़ आ रही है, सब कुछ क्या हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम अभी की है। तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन है आत्मज्ञान। जो मनुष्य का आत्मज्ञान है वही उसका सॉल्यूशन है। कि जब तक, अब जैसे क्लाइमेट चेंज है, ये इसका कारण क्या है? इसका कारण है इंसान की भोगवादी प्रकृति, कि उसको लगता है कि भाई मैं भोग करूं तभी मुझे मिलेगा। मतलब आज भी आप देखो, जैसे वैदिक ज्ञान तो रहा नहीं, तो लोगों को क्या लगता है कि जितना मैं इकट्ठा करूंगा, भाई मेरे पास 2 प्रॉपर्टी है तो मेरे पास 10 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मेरे पास अगर एक चीज है तो मेरे पास डबल होनी चाहिए। भोग करने की, भाई जितना मैं कंज्यूम करूंगा, जितना मैं भोग करूंगा, उतना ज्यादा मैं खुश रहूंगा, जो कि आप जानते हैं कि गलत है। जितना इतनी भोग करता है उतना और दुखी होता जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका सब चीज़ों में विकसित है, वो अलग अलग, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई, लेकिन अगर आप उनके आंकड़े उठा के देखिए, मानसिक तनाव में वो टॉप की लिस्ट में आता है, मानसिक तनाव में। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज का, वो है भोगवादी प्रकृति। जो भी आज विश्व की जो टॉप कोई सी भी चीज़ें चल रही, चाहे वो आप टेररिज्म देख लीजिए, सब उसका एक बड़ा कारण है आत्मज्ञान नहीं होना। कि भाई अगर कोई इंसान जान लेता है, जैसे जेंडर में भी जैसे असमानता है कि बेटा बेटी सब, तो उसके पीछे भी ये कारण वही है। और इसका सॉल्यूशन है वैदिक ज्ञान। वैदिक ज्ञान में क्या सिखाया जाता है कि आप कौन, आप एक चेतना हो, आप क्या हो, एक आत्मा हो। तो जब चेतना से चेतना देखेगा, उसको ये तो नहीं दिखाई देगा कि पहले ये स्त्री है या पुरुष है। जैसे मैं यूट्यूब से काफ़ी वर्षों से मैं आचार्य प्रशांत जी को सुन रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि जैसे जो बुरे लोग होते हैं ना, जितने भी संसार में जो बुरे लोग होते हैं, वो इकट्ठे होकर काम करते हैं। आप देखोगे कभी भी आतंकवादी संगठन आपस में मिलजुल के काम करते हैं, लेकिन जो अच्छाई की तरफ जा रहे हैं उनमें कोई इकट्ठ नहीं होती। वो सब अपना अलग करेंगे, तू तेरा कर, मैं करूँगा, ये करेगा, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता काम। तो मुझे लगता है कि जो भी अच्छा काम कर रहा है, जो भी व्यक्ति, उनका हमें खुल के समर्थन करना चाहिए। जैसे राजीव दीक्षित जी की बात की, मैं खुद उनको काफ़ी वर्षों से सुना मैंने, और मैंने हर एक टॉपिक पे उनको सुना और बहुत सुंदर विचार थे। लेकिन चक्कर क्या पड़ा कि उनके प्रमोशन के लिए लोग इतने नहीं आए। आज बिना प्रमोशन के भी उनके यूट्यूब, सोशल मीडिया पे करीब 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। और एक आचार्य प्रशांत है जो कि वैदिक ज्ञान को घर घर तक पहुंचा रहे, उनके 50 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर, वो अकेले दम पे। ये दोनों जने हैं ना, तो इन दोनों जने ने, इनको कोई पब्लिक का कोई सपोर्ट नहीं मिला। इन्होंने अपना खून बहा के, मतलब ये जितना भी ज्ञान अपन को सौंप के गए, उसके पीछे इनका खून था उनका। मैं थोड़ा सीरियस भी हो जाऊंगा, आप उसका मतलब है, पर आज ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे चाय नाश्ता हो जाए और सब खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। आज जो भी साहित्यिक चर्चा हुई, जो बातें हुई, वो घर घर तक पहुँचे हैं। आज ये जो अभियान छेड़ा है, जो संकल्प लिया है, उसको घर घर पहुँचे तभी तक है। अब जैसे मैं युवा हूँ, तो युवाओं का, जैसे अभी
हमारे यहाँ ना जैसे सोशल मीडिया पे एक न्यूनतम बात चल रहा है जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिनिमलाइजेशन। न्यूनतम बात में यूँ है कि आप इतनी कम से कम चीज़ें प्रयोग करो ताकि प्रकृति को हानि हो। जैसे मैं हूँ, मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, तो हम कपड़े भी पुराने खरीदते हैं। जैसे पुराने के मिलते हैं ना कपड़े, ऐसे की कोई दिक्कत नहीं, पुराने इसलिए खरीदते हैं ताकि प्रकृति को कम हानि हो। कि भाई हम जब नए कपड़े खरीदेंगे तो क्या होगा, पेड़ कटेगा, वो पूरा प्रोसेस होगा। आपके जो ट्रक में जहाँ से बन के आ रहे थे वो कार्बन का एक एमिशन होगा ऐसे। उसके अलावा मैं खुद वीगन हूँ, 3 सालों से मैं गाय का दूध, दही, घी, छाछ, उसके अलावा शहद वगैरह कुछ यूज़ नहीं करता। उसके पीछे मैं कारण बताता हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि आज भारत बीफ का नंबर 2 का एक्सपोर्ट करता है। आज भले हम कहें कि भारत ये है वो है, अहिंसा की नगरी, लेकिन भारत नंबर 2 पे बीफ का एक्सपोर्ट करता है। और फर्स्ट नंबर पे आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील में जो गाय भैंस का जो मांस आता है वो होता है फार्म में बनता है। जो फार्म होते हैं ना, वहाँ पे गायों को रखा जाता है, फिर उनको स्लॉटर किया जाता है। लेकिन भारत में जितना भी गाय जो मांस जाता है वो अलग अलग जाता है। जैसे अलग अलग एरिया में जो गाय हैं उनको उनसे, और अपनी हिपोक्रेसी ये है कि हमने भैंस को जीव भी नहीं माना है। मैं गाय माता का बहुत आदर करता हूँ, और जैसे मैंने वैदिक साइड भी मैंने अध्ययन किया है, तो उसके पीछे है कि भाई गाय में से गुण है, ऐसे कुछ गुण है, उसके कारण वो माता का दर्जा उसको मिला है। लेकिन हमें, जैसे हमारे धर्म में हमें सभी जीवों को एक समान बताया है कि भाई आप उसका भी आदर करो। लेकिन अपने भारत में भी भैंस का कहीं नाम नहीं दिया जाता। तो वीगन बनने का है कि आप जितनी ज़्यादा दूध की मांग करते हो उतनी ज़्यादा, क्या आप डेयरी इंडस्ट्री का, अगर आप एक माँ का दूध डॉक्यूमेंट्री है, आप यूट्यूब पे जरूर देखें उसको। तो आज उस डॉक्यूमेंट्री में देखोगे ना, एक डॉक्टर हर्षा नाम का व्यक्ति है जो पूरे भारत में घूम कर एक केस स्टडी करता है कि भाई भारत में बीफ आता कहाँ से। तो जितनी ज़्यादा दूध की मांग है उतना वाला डेयरी वाला गाय के साथ कृत्रिम पहले उसको गर्भ धारण कराया जाता है, कृत्रिम रूप से, एक रेप की तरह ही। उसके अलावा उसका जो बच्चा होता है, बच्चों को क्या बाहर भेज नहीं सकते, तो खूटे में बंद के भूखा मर जाता है वो। वैसा ये अपवाद कुछ हो सकते हैं कि कुछ जगह नहीं हो, कुछ गौशाला में बहुत अच्छा रखा जाता है। हम सर जैसे सर के साथ पथमेड़ा गए थे तो वहाँ पे बहुत अच्छा था, गायों का बहुत अच्छा रखा होता है। कुछ गौशाला अपवाद हैं, लेकिन आज आप अगर मार्केट में घूमेंगे तो अगर मैं मार्केट में घूमता हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। गायों को आप देखिए कि सड़कों पर घूम रही है, क्योंकि भैंस नहीं घूमेगी, भैंस स्लॉटर हो जाती है, उसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, भैंस स्लॉटर हो जाएगी, गाय अभी सड़क पर घूम रही है। और इसका कारण है कि हद से ज़्यादा दूध की मांग, हद से ज़्यादा हर चीज़ में दूध, पनीर हर चीज़ में। और मैं एक एक्यूप्रेशर होने के नाते, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ, तो मुझे जैसे हम पेशेंट देखते हैं तो उसके अलावा हमें उसका भी काफ़ी नॉलेज है कि व्यक्ति के शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है दूध का। उस दूध का जो ये मिलावटी जहर आप पी रहे हैं आजकल, उसका आपके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा जो दूध पिए जाने वाले हैं पंजाब और पटियाला, इस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा हार्ट के मरीज वही हैं। तो ये सब चीज़ें आप एक्सप्लेन करूँगा तो घंटा पर लग जाएगा, या सोशल मीडिया पर आपको सब कुछ उपलब्ध है तो आप देख सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि जो न्यूनतम बात की जो युवा में चल रही है कि हम जितना कम हो उपयोग करें ताकि क्या है पर्यावरण को कम हानि हो। तो ये अपनी जो भारतीय संस्कृति जो पहले से ही है कि भाई जैसा मैडम ने बताया था कि नीचे बिठाया जाता था, टेबल कुर्सी का उपयोग नहीं किया जाता था, हर चीज़ को न्यूनतम कि जितना कम आप एमिशन कर सको, तो वो अपने उसमें पहले से ही था। उसके अलावा जो मैं ये वीगन की बात कर रहा हूँ तो ये कोई अलग बात है ही नहीं, ये अहिंसा की बात है जो कि अपनी संस्कृति में शुरू से ही है। क्या ऐसा मैं जैसे कहता हूँ कि लोगों को कि भाई आप दूध मत लीजिए, गाय को हानि, आप प्लांट बेस्ड दूध ले लीजिए, जैसे नारियल का दूध हो गया, मूंगफली का दूध हो गया। तो लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान की तो दूध पीता है, तो मैं उनका कहता हूँ भाई तुम कृष्ण भगवान तो बहुत कुछ करते थे, तुम क्या क्या करते हो। जैसे ऐसा कहते हैं कि कृष्ण के समय में मूली बचती थी और गाय दूध देने लग जाती थी, ऐसी थी वो माता के बराबर दर्जा था उसको, माँ जैसे माँ होती है। लेकिन आज के समय ऐसा क्या, आप देखिए कि आज के समय क्या ऐसा हो रहा है। तो मैं तो बस यही चाहूँगा कि आप ये कुछ चीज़ें हैं इसको थोड़ा विचार करें, और आज यहाँ से जाएँ तो संकल्प लें कि भाई कि हम ये जो चीज़ें हैं तो इसका जितना, जैसे राजीव जी का है, आचार्य जी का है, तो ऐसे जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका सपोर्ट करें। कम से कम अगर हम इतना ज़्यादा बाहर खुल के वो काम नहीं कर सके तो जो कर रहे हैं, तो आज आपके पास सबसे बड़ा हथियार पड़ा है AK-47 का ये वाला, तो सबसे बड़ा वेपन पड़ा है, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी क्रांति आज मैं खुद जुड़ा हूँ इससे, तो मैं इस मोबाइल के माध्यम से जुड़ा हूँ, तो एक आपके पास एक सशक्त माध्यम है। तो बस मैं इसी के साथ अपनी बात ये विद्यार्थी है और अपने सबसे एक ही विद्यार्थी है और अभी आए उसमें, और बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है विद्यार्थियों का, कोई नूर है। हाँ, ये बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है इनका, और बहुत अच्छे कार्य भी करते हैं और पशु प्रेमी भी है। और इनकी जो घटनाएं करेंगे तो आप थोड़ा सा आपको हंसी भी लगेगी। एक घटना कही देता हूँ आपको। किसी ने मुझे शिकायत की कि इनके पिताजी के लिए रोटी रखी थी, क्या कि सब इन्होंने खाना खा लिया, इन्होंने क्या की
कुत्ते को दे के आ गया, पिताजी को रोटी नहीं रखी। तो मतलब यूँ है कि पिताजी की रोटी भी भूल गए उसकी, मतलब उस जीव के आगे। तो इसका मतलब ये कितना इनोसेंट है और कितनी बार क्या होते हैं, मेरे से पैसे लेते हैं, मेरे से पैसे लिए, इनकी बात बताओ, मेरे से परमिशन भी नहीं दी। मैंने कहा इतने रुपए के लेना ना, 10 रुपए के बिस्किट लिया है। मैंने कहा इतने पैसे का सर, वो तो मैं कुत्ते डालने के लिए बिस्किट लिया है। मैंने कहा मेरा बिना परमिशन ही तुम दान कर रहे हो। बेटा ठीक है ये तो ये जो भावना जो है ना, तो ये मेरे को जानता है अच्छी तरह, इसलिए इसको पता है कि वहाँ सर के पैसे तो कोई वो वाली बात नहीं है। लेकिन इनकी जो भावना जो है ना इस तरह, क्या सर मैंने वो कुत्ता वो ऐसी कड़ल मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने बिस्किट ला के सर इस पैसों का मैं बिस्किट लिया है। मैंने बोला कि पेट्रोल पड़ा था कि 500 का नहीं भरवाना, तो कि थोड़ा 490 का, ऐसा कम आंकड़ों पर वो मिस्टेक करते हैं इसलिए। तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा तो मैं ना 480 का भरवा के आ जाना, गाड़ी को ले जाने कि मैंने कहा बाकी पैसे बचे जो कि बाकी के बिस्किट आ गए। थोड़ा समय और भी खुले मन से एक बार एग्जाम इन्होंने छोड़ दिया और उस कबूतर या कुछ हुआ था तो उसको ले गए हॉस्पिटल। बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है। ये मानवता की एक बहुत विशाल है। इसके अलावा बहुत है इनके पास। तो और कोई खुले मन से प्रस्ताव, और मैडम इनको डर लग रहा है कि ये चीजें चाय कचौरी केले पे खत्म नहीं हो जाए, तो मैं चाह रहा हूँ एक खीर पूरी का प्रस्ताव रखा जाए कि ये प्रोग्राम भी आगे और बढ़े। नहीं, अच्छी बात है, प्यार है सब, बिल्कुल खीर पूरी के लिए। ऐसा है, देखिए संस्कृति विभाग ने कहा था 2-2:30 बजे, और उसके बाद जिनको भी जाना है वो जा सकते हैं, और जिनको भी चर्चा में भाग लेना है अभी लगभग तो सब बोल रहे हैं। अभी जिनको जल्दी है देखो, उसके बाद हमारा कार्यक्रम देखो ऑफिशियली में संस्कृत विभाग की तरफ से एक्शन प्लान भी बनाएंगे, तो मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ जिसकी भी रुचि हो रुके। तो हमारे संस्कृत विभाग की तरफ से मैं धन्यवाद दे देता हूँ। फिर विभाग की तरफ से अपने श्रीमानी मैडम शीतल श्रीमानी मैडम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, जो कि आप कौन से कॉलेज से हैं? कला आश्रम से, हाँ बीएड कॉलेज से है। तो सबसे पहले तो मैं मुख्य वक्ता मैडम जो है उनका, क्योंकि आपने ये सब जो जोड़ी जो बने हैं, मुख्य नायक जो है हीरो आप ही हैं, तो आपकी वजह से ये सारी चीज़ समा बन पाया है, तो आपका विशेष आभार। और आगे भी ऐसा कोई कार्यक्रम रखोगे तो हम पूरा आदर, और संस्कृत विभाग में हमेशा स्वागत रहेगा। अब तो केंद्र बन गया तो स्वागत, अब तो आपका घर बन गया है, तो अब आपको तो अब आपका हमारे घर के सदस्य बन गया, तो आपको तो करना ही है। एक ग्रुप फोटो हो जाए इस बैनर जी और ये भरत जी भी यहाँ पे बैठेंगे, और जिन लोगों की भी और इच्छा है कि घनश्याम जी पटवा साहब और हमारे विभागाध्यक्ष कुसुमलता जी मैडम, आपका भी विशेष आभार कि आपने खूब रुचि से कार्य किया और बड़ी सबको पूरा मैनेज किया, बहुत ही अच्छा लगा। और सभी बाहर से और विशेष इंग्लिश विभाग से आप पधारे, बहुत अच्छा लगा मुझे कि इस कार्यक्रम में, और वैदिक से आप पधारे, और आप कौन सी सेना से? मेवाड़ शक्ति जो भी, आपसे मैं पहले परिचित हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ मिले हम, क्योंकि मैं भी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, तो कहीं मिला हूँ, बहुत एक्टिव है, अपने कार्यक्रम में मिले होंगे। एक सबका सामूहिक पोस्टर के साथ। और डॉक्टर निर्मला शाह मैडम का भी विशेष आभार, क्योंकि आप आशीर्वचन तो आपका हुआ नहीं गले बैठे बैठे, क्योंकि आपका आशीर्वाद चाहिए। आप गुरु बलिया है, गुरु के भी गुरु है, तो आपका विशेष, क्योंकि आप इस स्थिति में बोला कि मैं खड़ा नहीं रहा, तो भी आए हैं। तो मैं सबका, और शीतल मैडम का भी, डॉक्टर शीतल मैडम का भी आभार, धन्यवाद। और हमारे विद्यार्थी जो है तेजेंद्र, बहुत शुरू से लगा कर लास्ट तक पूरा गंभीरता से सुना है, और आगे अप्लाई भी करेगा, मुझे पूरा विश्वास, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, और अपनी टीम को बड़ी करेगा, और कर रखी है इसने, अपना ग्रुप बना रखा है, बहुत अच्छा कार्य करेगा, और आगे भी और इससे उत्साह मिलेगा और करेगा, और हम सब साथ में हैं तेजेंद्र के। आर्य समाज की स्वामी दयानंद जी ने लिखी है सत्या प्रकाश, इसमें वेदों का ज्ञान है और हमारे भारतीय संस्कृति में कैसे जीवन जीना चाहिए उसके सारे इसमें समुपास है, इसका मैं आपसे। हाँ, मैडम का विशेष आभार चंद्रकांता जी मैडम का, कि आप इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ये आप गिफ्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी क्रांति वाली पुस्तक है, और ये भी हमारे गुलाबाग में लिखी गई, उदयपुर में। वीर सावरकर और चंद्रशेखर, भगत सिंह आजाद, ये सब इसी पुस्तक को पढ़ के देशभक्त बने।
आप चंद्रकांता जी मैडम, आप बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ कार्य किया, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप इस धर्म का प्रचार करें। आपकी भावनाओं को हम नमन करते हैं। आपने 3 क्या 30 के बराबर 3000 के बराबर कार्य कर दिया आपने। कोई ये पुस्तक है हमारे ये संस्कार सौरभ हमारे नवलखा में 16 ही संस्कार के बारे में वहाँ पे पूरी व्यक्तिका बनी हुई है। आप सभी लोग पर देखने जाए 16 संस्कार वहाँ से निकलती है पुस्तक, और ये पुस्तक हर महीने निकलती है। तो मेरा जी ये आप सभी अलग अलग महीने के हैं, अलग मेरे को प्लानिंग से आई नहीं, इसलिए ऐसे ये पुरानी, हाँ ये पुरानी संस्कार तो रहेंगे, पूरा नहीं होगा। आप भी इसके मेंबर बनना चाहे तो आपको भी पुस्तक प्रकाश के आपको अरे अरे तो दूर आप लोगों से मिलते रहते समय आता है पुरानी पुस्तकें हैं और मेरे एकदम नहीं है, आपने आगे दी है। पुस्तक को मैंने जानना चाहिए हम तो पहली बार बोलेंगे। सब फोटो खींच लो। आप बैठे, हम लोग पीछे हो जाएंगे। ये बैनर आ जाए। डालो तो भी आ जाओ। वो ले लो। फोटो में आप भी ऐसे बोल के ले इस कार्यक्रम के बाद धन्यवाद देंगी और उसके बाद आगे भी चलती रहेगी।